हेलो स्टूडेंट, डॉक्टर दुर्रानी, ऑनररी डायरेक्टर डीएस क्लासेस भोपाल। और हम टैक्सोनॉमी के ऊपर अब अगला वीडियो बता रहे हैं। और आज पिछले दो वीडियो के अंदर मैंने आपको टैक्सोनॉमी के अंदर हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी के ऊपर बात की थी, जिसमें हमने एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन, कार्ल वॉन लिंनेन का क्लासिफिकेशन, विटेकर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन और उसके बाद कार्ल वूस का सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इन सब के ऊपर हमने बात की, डिस्कशन हुआ हमारा पिछले दो वीडियोस में। आइए इस वीडियो के अंदर हम दूसरी वाली बातें करेंगे इससे रिलेटेड। वी विल डिस्कस अबाउट द हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी। हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी के ऊपर हम बात करेंगे कि हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी क्या होती है। देखिए, हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी को अगर जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसमें कि टैक्सोनॉमी हायरार्की क्या होती है, हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी। कई बार इंग्लिश मीडियम के बच्चे को समझ में नहीं आता कि हायरार्की क्या लिखा हुआ है, ठीक, लेकिन हिंदी मीडियम वाले को समझ में आता है कि हायरार्की का मतलब क्या होता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मतलब हिंदी में बहुत आसानी से समझ में आता है। अगर आपको हिंदी बिल्कुल भी टेक्निकली नहीं मालूम तो वो बात अलग है। इसमें होता है पदानुक्रम। हिंदी में कहते हैं पदों का क्रम। पद मतलब पोस्ट, क्रम मतलब सीक्वेंस, सीरीज के पदों का क्रम, सीरीज ऑफ द पोस्ट। क्या मतलब हुआ हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी में? उसका मतलब होता है इट इज द sequential arrangement of various categories of the taxonomy beginning from kingdom, that is animal kingdom, beginning from kingdom and ending up to subspecies is known as hierarchy of taxonomy. हम किंगडम से स्टार्ट करके, जैसे एनिमल किंगडम है, वहां से स्टार्ट करके धीरे धीरे नीचे जाते हुए सब स्पेशीज तक पहुंचने में जितनी भी कैटेगरीज मिलेंगी उन सब के सिक्वेंशियल अरेंजमेंट को हम हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, जो मैंने यहां पर लिखा आपके लिए। ठीक है, आइए अगर हम हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी के ऊपर जब हम बात करते हैं तो कौन सी हायरार्की है? सबसे पहले ये मैंने उसको लिखा हुआ भी दिखा देता हूं आपको, और ये प्रिंटेड उसके अंदर ये हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी। तो ये मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, उसका मतलब क्या है। आइए अब हम उसकी कैटेगरीज को चेक करें कौन सी होती हैं। ज़ूलॉजी में जो कैटेगरीज होती हैं, प्लांट में थोड़ी कैटेगरीज में कुछ फर्क आता है, ठीक है। वो सीनू सर उसमें प्लांट किंगडम के अंदर आपको जब पढ़ाएंगे तो वो बताएंगे। हमारे ज़ूलॉजी के अंदर कुछ थोड़ा सा वेरिएशन होता है। तो हमारे यहाँ सबसे पहले हो गई किंगडम। किंगडम मतलब हुआ एनिमल किंगडम, एनिमेलिया जिसको भी बोल सकते हो। उसके बाद किंगडम के बाद आती है फाइलम। किंगडम में आते हैं फाइलम, ये फाइलम, किंगडम में फाइलम। फाइलम के बाद आती है क्लास, क्लास। उसके बाद आता है ऑर्डर, उसके बाद आती है फैमिली, उसके बाद जीनस, उसके बाद ये स्पेशीज और सबसे आखिर में सब स्पेशीज। क्या सीक्वेंस हुआ? किंगडम, फाइलम, क्लास। आप तो पीछे देखते जाइए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेशीज, सब स्पेशीज। दिस इज द sequential arrangement of the categories of taxonomy। इस तरह से हमें जाना। जैसे हम किसी कंपनी में पूछें कि सर आपके यहाँ हायरार्की, आपकी कंपनी की पोस्ट की मतलब हायरार्की क्या है, तो वो जैसे बताएगा साहब सबसे ऊपर की साइड जीएम होता है, जनरल मैनेजर, वो मैं हूँ, मालिक हूँ। मेरे नीचे कई मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स के नीचे कई सुपरवाइजर्स हैं, उनके नीचे जो है सुपर उसमें अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी है, उसके नीचे लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी हैं, उसके नीचे समझ लो पियंस हैं, और पियंस के नीचे स्वीपर्स हैं। ये उसने एक अपनी कंपनी की बताया कि मतलब कहीं से एंट्री ले नीचे से, तो अगर प्रमोशन होगा तो कहाँ किस तरह से प्रमोशन होगा। कोई ये नहीं कहेगा साहब मेरी कंपनी के अंदर जो है ना हायरार्की की बात करें, बोले सबसे कंपनी में सबसे ऊपर कौन है आपके? सबसे ऊपर तो एलडीसी है। एलडीसी के फिर उसके नीचे की साइड, उसके नीचे मैनेजर्स हैं, उसके नीचे जीएम है, मालिक उसके नीचे आता है, उसके नीचे की साइड में उसके नीचे स्वीपर आता है, उसके नीचे अपर डिवीजन क्लर्क आता है। बोले यार पागलों की कंपनी क्या,
ऐसा कहीं कुछ होता है क्या? किस तरह की बात बता रहे हो? उसी तरह से किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, सब स्पीशीज, इसमें तुमने आगे पीछे कर दिया तो लोग यही पूछेंगे पागल है क्या? ये किसी टेक्सोनॉमी नाम की कंपनी है जिसके अंदर अजीब तरह की पोस्टें आगे पीछे हो रही हैं। तो यू हैव टू रिसाइट, यू हैव टू कीप इन योर माइंड द सीक्वेंस। और इसको याद करने के लिए एक मैं बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूं, एक जिंगल बता रहा हूं। ज़ूलॉजी के अंदर मेरे सब्जेक्ट में जिंगल्स के लिए मैं काफी कुछ जाना भी जाता हूं उसके अंदर। और हमारे डीएस में सरफराज सर जो है केमिस्ट्री वाले, वो जबरदस्त तरीके से याद कराते हैं। वो भी एक बड़ी कहानी हमारी सुनाकर उसके अंदर बताते हैं। वैसे चारों की आदत है, चारों डायरेक्टर्स की। ठीक, तो जरा इस वाली बात पे ध्यान दें कि उसको कैसे याद करना है। अब आप देखिए जिंगल्स का मतलब क्या होता है, उस चीज को याद कर लो तो आपको चीजें याद हो जाती हैं। अब मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना। कल्लू, अब आपको हंसी आ गई होगी। कल्लू पहलवान कैन ऑर्डर फॉर गली सड़ी सब्जी। कल्लू पहलवान कैन ऑर्डर फॉर गली सड़ी सब्जी। किंगडम आपके सामने लिखा है, किंगडम के सामने लिख दो कल्लू। ठीक, फिर इसके बाद फाइलम पहलवान, क्लास कैन, ऑर्डर ऑर्डर फॉर फैमिली, गली जीनस, सड़ी स्पीशीज, और सब्जी सब स्पीशीज। कल्लू पहलवान कैन ऑर्डर फॉर गली सड़ी सब्जी। बस इस सीक्वेंस को याद कर लो तो आपको पूरे किंगडम का यहां से लेके वहां तक पूरा याद हो जाएगा कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, सब स्पीशीज, कल्लू पहलवान कैन ऑर्डर फॉर गली सड़ी सब्जी। अच्छा, कैन की जगह पर अगर मैं कैन नॉट लिख देता और तो तब भी यही वाली बात रहती। ठीक, अच्छा, कल्लू की जगह पर मैं क्रांति प्रसाद लिख देता, कल्लू पहलवान की जगह क्रांति प्रसाद या कीर्ति प्रसाद लिख देता, तब भी यही मतलब रखता। लेकिन क्रांति प्रसाद या कीर्ति प्रसाद में वो मजा थोड़ी जो कल्लू पहलवान में मजा है, क्योंकि जिंगल तो धमाके में होना चाहिए, अगर उसमें नहीं है और सोबर बन गई पर मतलब याद ही कौन करेगा उसके अंदर। और अगर हम कैन नॉट लिख देंगे तो कैन नॉट में वो मजा थोड़ी जो कैन में मजा है, क्योंकि हम बता क्या रहे हैं, कल्लू पहलवान की सेहत का राज। क्या सेहत का राज है? गली सड़ी सब्जी। अगर इसको हम फीडिंग हैबिट के हिसाब से लें तो कल्लू पहलवान की फीडिंग हैबिट क्या हुई इस जिंगल में? कौन सी हुई? सेप्रोफाइटिक, सड़े गले प्लांट खाने वाले। समझ गए ना? तो कल्लू पहलवान, लेकिन कल्लू पहलवान सेप्रोफाइटिक नहीं है, हमारे जिंगल के अंदर सेप्रोफाइटिक हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको पता चल गया। अब इसके अंदर क्या होता है? द वर्ड फाइलम, ये जो फाइलम है मैं इसको पॉइंटर से बता रहा हूं। ये वर्ड फाइलम जो है ना, इट वाज गिवन बाय क्यूवियर। एक साइंटिस्ट था क्यूवियर नाम का। उस साइंटिस्ट का नाम हम आगे भी दूसरी जगहों पर पढ़ेंगे, अगले साल एवोल्यूशन में भी उसका पढ़ेंगे कि उसने थ्योरी दी थी ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंदर, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। मैं ये नहीं कहता कि ये क्यूवियर और वो क्यूवियर सेम होगा, लेकिन स्पेलिंग सेम है। ठीक है, इसलिए हम उसको ऐसे ही करके याद करते हैं। तो क्यूवियर ने ये वर्ड फाइलम दिया था, इसके ऊपर 4-5 बार क्वेश्चन, बल्कि और 8-10 बार क्वेश्चन आया हुआ कि वर्ड फाइलम वाज गिवन बाय हु। तो इट वाज नन अदर देन क्यूवियर। क्यूवियर के बाद फिर ये दूसरा वाला देखिए, उसमें वर्ड क्लास और ऑर्डर, ये दोनों वर्ड जो है ना लिनियस ने दिए थे, वही अपना काल्वान भाई, उसने ये दोनों वर्ड दिए थे। काल्वान ने क्लास भी वर्ड उसी ने दिया, लिनियस दिया। मुझे नहीं लगता मैंने कभी क्वेश्चन देखा हो कि क्लास और ऑर्डर पर आया होगा, क्लास वर्ड और ये ऑर्डर वर्ड किसने दिया था। ये तो मैंने आज तक क्वेश्चन नहीं देखा, मेरी नजर से कम नहीं गुजरा। हो सकता है कभी किसी एग्जाम में आ गया हो। क्यूवियर पे आ चुका है, मैं बोल चुका हूं उसके अंदर। सबसे ज्यादा जो आया है वो ये स्पीशीज। स्पीशीज के वर्ड क्वेश्चन दिया था जॉन रे ने। यार जॉन रे का नाम हमने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में भी लिया था, यहां फिर से हम ले रहे हैं जॉन रे। जॉन रे ने वर्ड स्पीशीज दिया था, लेकिन मजेदार बात है फैमिली, जीनस और स्पीशीज ये तीनों वर्ड भी जॉन रे ने ही दिए थे। फैमिली, जीनस और स्पीशीज ये तीनों वर्ड जॉन रे के हैं, लेकिन फैमिली और जीनस पे आज तक क्वेश्चन नहीं आया। और स्पीशीज वर्ड किसने दिया था ये कम से कम 40 टाइम्स आया होगा आज तक। ये मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में किसने ये वर्ड दिया था स्पीशीज, जॉन रे के नाम से कम 30 से 40 टाइम्स आया है। यानी बेहद पॉपुलर क्वेश्चन है कि द वर्ड स्पीशीज वाज कॉइन्ड बाय, बस।
तो जब देखो जब आता रहता है, तो ये हमको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है, कि स्पीशीज वर्ड किसने दिया था। तो इसको मैंने आपको खास तौर पे बताया, और इसको मैंने स्पीशीज को रेड से लिखा है कि ये, और जॉनरे और स्पीशीज दोनों के सामने रेड, क्योंकि आप भी सोचोगे ये रेड क्यों किया है, ये इसलिए मैंने यहाँ पर रेड किया है ताकि आपको ये याद रहे कि स्पीशीज वर्ड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जॉनरे ने दिया था। ठीक, तो अब आपको ये पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक का सीक्वेंस याद हो गया होगा, आई होप आपको वैसे ही याद रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज आती है, कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीशीज? स्पीशीज का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो क्या कहते हैं, स्पीशीज इज द यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी, इट इज द यूनिट ऑफ टैक्स। अब यूनिट नॉर्मली हम उन चीजों को बोलते हैं जिसमें जो सबसे छोटा होता है। तो देखा जाए तो स्पीशीज से छोटी तो सब स्पीशीज होती है, ये देखो आप, सब स्पीशीज छोटी है, तो व्हाई शुडंट द सब स्पीशीज बी गिवन द टाइटल द यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी? इट इज नॉट द सब स्पीशीज, इट इज ऑलवेज द स्पीशीज व्हिच इज गिवन दिस टाइटल कि दिस इज द यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी। उसका रीजन है, हर प्लांट और एनिमल में स्पीशीज जरूर होती है, सब प्लांट में, सब एनिमल में स्पीशीज जरूर होती है, जीनस के बाद स्पीशीज जरूर होती है, लेकिन सब के अंदर सब स्पीशीज नहीं होती। मैंने एक बार हिंदी में बोला है, एक बार इंग्लिश में बोला है, सब एनिमल्स में सब स्पीशीज नहीं होती, लेकिन सब एनिमल्स में स्पीशीज जरूर होती है। तो जो सब में होगी वही यूनिट होगी, जो सब में नहीं है वो यूनिट भी नहीं है। तो सब स्पीशीज सब में नहीं तो यूनिट भी नहीं, स्पीशीज सब में है तो फिर वो यूनिट भी है। जैसे हम लोग, हमारा ज़ूलॉजिकल नाम क्या है, हमारी जीनस है होमो, मैं लिखता हूं उसको, हमारी जीनस है होमो, ठीक, और स्पीशीज हमारी कौन सी है, होमो सेपियंस। हमारी जीनस है होमो, स्पीशीज सेपियंस है, एवरीबॉडी नोज। आप, मुझे मालूम, आपको मालूम होगा, इसलिए मैंने आपसे पूछा भी नहीं, ऐसे सवाल नहीं पूछा जिसका मुझे पता हो कि आपको पता होगा। होमो सेपियंस हमने बोला इसको, लेकिन हमारी सब स्पीशीज भी है फिर से सेपियंस, यानी हमारी स्पीशीज भी सेपियंस है और सब स्पीशीज भी सेपियंस है। और पूरी दुनिया में होमो सेपियंस की एक ही सब स्पीशीज है, होमो सेपियंस। सेपियंस हमारा पूरा ज़ूलॉजिकल नाम, कोई दूसरी हमारी सब स्पीशीज है नहीं। यहां पहले रही थी होमो सेपियंस निएंडरथालेंसिस, निएंडरथल मैन, हमारा पूर्वज, हमारा एंसेस्टर। एक था होमो सेपियंस फासिलिस, हमारा एंसेस्टर। तो वो होमो सेपियंस, फिर होमो सेपियंस, हम भी होमो सेपियंस। डिफरेंस हम तीनों में क्या है, कॉमननेस तो ये है कि निएंडरथल मैन, क्रो-मैग्नान मैन और हम तीनों में कॉमननेस क्या है, तीनों का जीनस सेम, तीनों के स्पीशीज सेम, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। सब स्पीशीज अलग है, निएंडरथल मैन की निएंडरथालेंसिस, क्रो-मैग्नान मैन की फासिलिस, और हमारी जो है सेपियंस। तो वी आर होमो सेपियंस सेपियंस। क्लियर? आपको बात समझ में आ गई कि हमारी सब स्पीशीज अलग है, बाकी स्पीशीज तो हम लोग की सेम थी। ठीक है, तो यहां पर मैंने कहा सब स्पीशीज सब में नहीं होती, जो सब में है वही यूनिट है। तो स्पीशीज द यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी, इट्स नॉट द सब स्पीशीज। इज दैट क्लियर? ठीक, आइए अब हम इस, तो हमने क्या दिया, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी की बेसिक यूनिट है। अब इसके स्पीशीज के कुछ कैरेक्टर्स के ऊपर हम बात करें। पहले हम ये देखें कि स्पीशीज एक्चुअली उसका मतलब क्या होता है। हाउ वुड यू डिफाइन द स्पीशीज? आप स्पीशीज को कैसे डिफाइन करेंगे? आप क्या सोचते हैं? पॉज करके सोचिए, स्पीशीज क्या है? इट इज द ग्रुप ऑफ, आपने जो भी दिमाग लगाया हो इतनी देर में सोचकर, it is the group of organism which can carry out sexual reproduction, which can interbreed. Interbreed मतलब sexual reproduction. The group of organisms which can carry out sexual reproduction or interbreeding. बात अभी खत्म नहीं होगी। आपके दिमाग में क्या चला होगा, जो एक जैसे दिखते होंगे, नेचुरल सिस्टम के हिसाब से सोचो, जो एक जैसे दिखते होंगे, एवोल्यूशन में एक समय में आएंगे, जेनेटिकली मिलते जुलते होंगे। जेनेटिकली मिलते जुलते तो तब ये होंगे ना जब आपस में रिप्रोडक्शन कर पाएंगे, वो ना जेनेटिकली मिलेंगे ही नहीं। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन कैरी आउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इंटरब्रीडिंग।
आप जरा ध्यान दीजिए, हम उस ग्रुप को एक स्पीशीज कहेंगे, लेकिन यहां पर एक पॉइंट आ रहा है, डंकी और हॉर्स दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं, जीनस दोनों की सेम है। क्या जीनस है दोनों की? इक्वस। स्पेशीज में जीनस लिखा हुआ इक्वस, और ध्यान दीजिए डब्ल्यू नहीं लिखा हुआ है, डबल यू लिखा है। डबल यू नॉर्मली हम यूज नहीं करते, डबल यू नॉर्मली हम यूज नहीं करते। डबल यू आपने कहां यूज किया होगा? अगर आपने कभी यूज किया हो तो आपको पता होगा डबल यू का यूज कहां पे होता है। आपने वैक्यूम लिखा है कभी? तो वैक्यूम जो होता है वो डबल यू से ही लिखते हैं, वैक्यूम। कुछ लोग सोच रहा हूं मैंने गलत लिख दिया, इवन इंग्लिश मीडियम वाले सोच रहा हूं कि मैंने गलत लिख दिया, और सर वैक्यूम तो डबल वी ए डबल सी यू एम होगा। नहीं, वी ए सी डबल यू एम ये होता है वैक्यूम। ठीक है, खैर अब इस वक्त नहीं, बाद में चेक कर लें डिक्शनरी। हाँ, तो अब जरा ध्यान दीजिए, तो नॉर्मली हम वैक्यूम वर्ड यूज, ये डबल यू यूज नहीं करते। ठीक है, तो यहां पर हमने उसका यूज किया है, नाम क्या करा उसका? इक्वस। ठीक, इक्वस केबलस। ये किसका नाम यूज कर रहे हैं हम उसमें? इक्वस केबलस। इक्वस, इक्वस भी कह सकते हो आप, और इक्वस केबलस भी बोल सकते हो। लेकिन ये कौन है? हॉर्स। और गधे को, डंकी को ही, डंकी इज ऑल्सो कैरिंग द सेम जीनस इक्वस। डंकी का है इक्वस असाइनस। तो दोनों की जीनस सेम है, स्पीशीज अलग है। तो हमने क्या कहा? दोज एनिमल, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन कैरी आउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हो, हम उसको एक स्पीशीज कहेंगे। तो एक हॉर्स जो है एक स्पीशीज हो गया अलग से, इक्वस इक्वस या इक्वस केबलस, और दूसरा वाला हो गया एक डंकी हो गया, उन डंकी की अलग हो गई, हॉर्स की अलग हो गई। ठीक है, लेकिन कभी कभी डंकी और हॉर्स के बीच में भी रिप्रोडक्शन हो जाता है, जबकि दोनों की स्पीशीज अलग है। तो फिर आपकी स्पीशीज के डिवीजन में तो प्रॉब्लम आ गई। कभी मेल डंकी और फीमेल हॉर्स अगर उनके बीच में रिप्रोडक्शन हो जाए, एक जो पैदा होता है उनके रिप्रोडक्शन से, उसको क्या कहते हैं? आपने सुना होगा कभी, म्यूल। खच्चर, खच्चर बोलते हैं म्यूल। और अगर उल्टा हो जाए कि मेल हॉर्स और फीमेल डंकी, मेल डंकी फीमेल हॉर्स तो म्यूल, और मेल हॉर्स फीमेल डंकी, तो उसको कहते हैं हिन्नी। हिन्नी, ये मत समझना हिन्नी फीमेल और म्यूल मेल है, दोनों के दोनों स्टेराइल हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेराइल? स्टेराइल मतलब हुआ जो बच्चों को जन्म नहीं दे सके, जो बच्चों को जन्म नहीं दे सके। ये इनके बच्चे नहीं होंगे, ये फर्टाइल नहीं है, ये ना मेल है ना फीमेल है, तो ये बच्चों को जन्म नहीं दे सकते। तो फिर आपकी डेफिनेशन बिगड़ रही थी, उस डेफिनेशन को के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। क्या मॉडिफिकेशन करते हैं? द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन इंटरब्रीड सक्सेसफुली। हमने कौन सा वर्ड यूज किया? सक्सेसफुली। क्या मतलब हुआ? कि जो उनके बच्चे हो वो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग हो। अगर वो स्ट्राइल हुए तो फिर उनको एक स्पीशीज नहीं कहेंगे। ठीक, तो अपने मॉडिफिकेशन हो गया उसमें कि तो हम क्या कहेंगे? द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन कैरी आउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इंटरब्रीडिंग सक्सेसफुली बाय प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे। ठीक, तो हम कहेंगे वो स्पीशीज, क्योंकि हॉर्स में और डंकी के बीच में रिप्रोडक्शन से जो बच्चा पैदा होता है वो फर्टाइल नहीं है, इसलिए दोनों अलग अलग स्पीशीज है। तो हम स्पीशीज को, एक स्पीशीज को यही कहेंगे, ये आपस में सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन करेंगे, ये स्पीशीज ये आपस में सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन करेंगे, दोनों अलग। और ये दोनों आपस में रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, इनके जो बच्चे होंगे वो फर्टाइल नहीं हो सकते, या बच्चे ही नहीं होंगे। डंकी और हॉर्स के बीच में तो हो भी गया, बच्चे ही नहीं होंगे। ठीक, तो इसलिए आप बताओ फिर स्पीशीज को हमने जो डिफाइन किया, दो स्पीशीज अलग अलग किस सेंस में कहलाएंगी? वो दो स्पीशीज अलग अलग सेंस में कहलाएंगी कि वो दोनों आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते सेक्सुअल, और जब दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते तो दोनों स्पीशीज अलग अलग है। तो फिर किस बेस के ऊपर हमने डेफिनेशन दी है? हमने दिए रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। क्या कहेंगे इसको? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव
आइसोलेशन। हमने आइसोलेशन किस बात पे किया हुआ है, दोनों का अलग अलग किस बात पे किया है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पे, यानी रिप्रोडक्शन के हिसाब से दोनों अलग अलग होना चाहिए, उनके आपस में रिप्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, दिस डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको बताई was put forward by another scientist whose name was, हम एक दूसरे साइंटिस्ट का नाम लेंगे, उस साइंटिस्ट का नाम था अर्नस्ट मेयर। अच्छा लिखा भी है मेरे पास, ठीक, ये देख अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर जो है, इसको मेयर को, ये MYR है, तो अर्नस्ट मेयर जो है इसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिए, अर्नस्ट मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहते हैं। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ये 21st सेंचुरी चल रही है। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट माना है। डार्विन का नाम ले लो तो समझ लो इंटेलिजेंट की बात कर रहे हैं। डार्विन के बारे में हम नेक्स्ट ईयर एवोल्यूशन में पढ़ेंगे, अभी नॉट नाउ, नॉट दिस ईयर, ठीक, 11th में नहीं 12th में पढ़ते हैं। तो अर्नस्ट मेयर, अब आपने एक ये नाम देखा मेयर, ठीक है, अब इससे मिलते जुलते नाम ज़ूलॉजी में, यही तो खास बात है, मैं एक चीज जो एक जगह पे आती है उससे मिलती जुलती जितनी चीजें पूरी ज़ूलॉजी में आएंगी सब बताऊंगा। एक टीचर के पढ़ाने का फायदा बस यही होता है कि आप जब उसको पूरा सब्जेक्ट मालूम होता है, उसको पूरा सही, उसे मालूम है ये यहां मिलेगा, ये वहां मिलेगा, ये वहां मिलेगा, ये वहां मिलेगा, तो वो क्या होता है, उन सबको वो एक बार बच्चे को बताता है, और जितनी बार वो वर्ड आएंगे उतनी बार उनका रिवीजन करेगा, और इस तरह से बच्चे को खुद ब खुद क्लास में ही याद हो जाता है, सुनते सुनते याद हो जाता है, उसको अलग से याद नहीं करना पड़ता। शुरू में लगता है इतने सारे आएंगे तो क्या करें, अगर नहीं कहेंगे तब भी तो आएंगे, अगर मैं कहूं नहीं, नाम नहीं बताऊं तब भी तो आएंगे, लेकिन अगर मैं अकेला ना पढ़ाकर 10 लोग ज़ूलॉजी मेरे यहाँ पढ़ाए, DS के अंदर का 10 लोग ज़ूलॉजी पढ़ाए, तो फिर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहा हूं, कोई टेक्सोनॉमी पढ़ा है, कोई एवोल्यूशन पढ़ा है, कोई जेनेटिक्स पढ़ा रहा है, कोई अलग अलग टॉपिक पढ़ा के चले गए, सब अपने अपने टॉपिक पढ़ा रहा है। अब आपने बोला सर वो मेयर का नाम टेक्सोनॉमी में आया था, सर एक जगह और है आपको पता है, हमें क्या मालूम भाई, हम तो सिर्फ टेक्सोनॉमी पढ़ाते हैं, हम तो कुछ और पढ़ाते नहीं, हम तो मालूम नहीं। कोई ये वाला भाई हमें क्या मालूम यार, हम तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाते हैं, या हम तो बायोडाइवर्सिटी पढ़ाते हैं, हम तो सिर्फ एवोल्यूशन पढ़ाते हैं, हमें तो मालूम नहीं। आपका कोरिलेशन कोई नहीं करेगा, कोई भी वर्ड को इधर से उधर कोरिलेट नहीं करेगा कि ये यहां पे आएगा, ये वहां पे आएगा, और याद भी नहीं हो पाएगा आपको, ठीक। और आप भी कंफ्यूज रहोगे, था तो कुछ तो था, और जब वो आएगा तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि इससे पहले आपने कहां पढ़ा था, आप फिर वो भूल गए, इधर याद करोगे उधर भूलोगे। लेकिन जब एक ही टीचर पढ़ा रहा होता है तब पूरी बातें उसको पता रहती है कि कहां से कहां तक आएगा। तो हम चारों DS में यही तो खास बात, चारों टीचर एक एक सब्जेक्ट, और उसके अंदर एक सब्जेक्ट पूरा एक टीचर पढ़ा, सब पूरा से पता है कि कहां पर कौन सी चीज आएगी। रिवीजन देखिए कितना स्ट्रांग होगा। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये मेयर का देखिए, एक बार मेयर आपने ये देखा, अब मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरे एक और मेयर आएगा जब मैं एवोल्यूशन पढ़ाऊंगा नेक्स्ट ईयर, तो हम एक हमारा एंसेस्टर है, अभी 2 एंसेस्टर की बात मैंने वैसे ही कर दी थी बातों में, निएंडरथल मैन और क्रो-मैग्नन मैन। एक और आएगा हमारा एंसेस्टर, उसको कहते हैं जावा मैन, शायद आपने नाम सुना होगा। जावा मैन की खोज की थी यूजीन डिवॉइस ने, लिखने की जरूरत नहीं है, यूजीन डिवॉइस ने 1891 में उसकी खोज की थी, और फिर बड़े प्यार से उसका नाम दिया पिथेकेंथ्रोपस इरेक्टस, क्योंकि इस साल का अपने कोर्स में नहीं है तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। पिथेकेंथ्रोपस इरेक्टस मेयर आया, और ये वाला मेयर नहीं था, कोई दूसरा हुआ। हम तो नाम देख रहे हैं, नाम साइंटिस्ट कितने ही हो मेयर, हमें क्या करना, हम तो बस यही देखते हैं नाम मिलता जुलता ही है। तो मेयर आया, उसने कहा सुना है आपके हाथ में कोई चीज लगी हुई है, बोला हाँ यार ये पॉसिबल है, क्या नाम रखा, पिथेकेंथ्रोपस। नो इसका नाम बदलना पड़ेगा, इट लुक्स मोर लाइक ह्यूमन बीइंग, तो यू हैव टू चेंज द नेम। और उसने उसका नाम बदल दिया होमो इरेक्टस इरेक्टस। अब बेचारा यूजीन डिवाइस यार खोजा हमने, यार नाम तो हम रख रहे हैं, नामकरण करने के लिए तो मांग, ठीक, लेकिन उसको उसने नाम उसके हिसाब से जस्टिफाई करने के लिए वाला नाम रख। एक और एवोल्यूशन में आया पैकिंग मैन। पैकिंग इज द ओल्ड नेम ऑफ बीजिंग, चाइना की कैपिटल है ना बीजिंग, उसका पुराना नाम पैकिंग। तो एक माना मिला पैकिंग मैन। पैकिंग मैन की जिसने खोज की डेविडसन ब्लैक को पाई, और उन्होंने बड़े प्यार से नाम रखा सिनेंथ्रोपस इरेक्टस। अब आप यूं सुनो, हमें तो ये नाम याद नहीं हो रहा है, करना भी नहीं है ना, नहीं तो आप यहीं पे कंफ्यूज होने लगो, और आपने तो लिखा ही नहीं उसको, और वो तो पैकेज में भी नहीं है, जरूरत नहीं है ना, 12th में पढ़ेंगे, ये तो सिर्फ सुनने पे ध्यान दो बस,
तो पिथेकेंथ्रोपस इरेक्टस, जावामैन का नाम बदल के रख दिया उसने होमो इरेक्टस इरेक्टस। इसका नाम क्या है? सिनेंथ्रोपस इरेक्टस, इसने नाम बदल के रख दिया। फिर मैं आ रहा है नाम क्या रखा? ये ना नहीं, ये नहीं, नाम बदलो। और उसने होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस कर दिया, होमो इरेक्टस इरेक्टस, और इसका नाम होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस। तो मेयर का नाम जब वहां पे एवोल्यूशन में आएगा, अब देखिए हम पढ़ रहे टेक्सोनॉमी, एग्जांपल कहां का बता रहा हूं? मेयर का, वहां का दे रहा हूं, एवोल्यूशन का भी दे दिया। क्यों? क्योंकि एवोल्यूशन हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ाऊंगा। ठीक, अब दूसरा आता है हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज हिस्टोलॉजी। ठीक, हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज। अब जब टिश्यूज हम पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमी पढ़ने के बाद टिश्यूज ही पढ़ते हैं। तो जब हम टिश्यूज पढ़ेंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन देयर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, दैट इज नोन एज टिश्यू। और जब टिश्यूज पढ़ेंगे तो वहां पर साइंटिस्ट का नाम आएगा जिसने वर्ड दिया था हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी वर्ड देने वाले साइंटिस्ट का नाम था मेयर। फिर से वही आया मेयर। अब मैं ये नहीं कह रही है मेयर वही है, लेकिन हम याद कैसे करेंगे? मेयर को नाम रखने का बड़ा शौक था, उसने हिस्टोलॉजी नाम दिया। उसने पेकिंगमैन का नाम भी रखा था, होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस। उसने जावामैन का भी नाम रखा था, होमो इरेक्टस इरेक्टस। उसको नाम रखने का बड़ा शौक था। उससे क्या होगा? आप सोचिए, कहां टिश्यूज, कहां एवोल्यूशन, कहां टैक्सोनॉमी, लेकिन आपको वो सब कुछ एक के बाद एक याद हो रहा है। अच्छा, फिर एवोल्यूशन में ही हम एक नाम और देखेंगे। एवोल्यूशन में ही एक जगह पर उसने कहा था, एवोल्यूशन के अंदर मेयर ने, कि जो एवोल्यूशन इज द यूनिफाइंग थीम इन बायोलॉजी, इट इज द ग्रेटेस्ट यूनिफाइंग थिंग इन बायोलॉजी। बायोलॉजी की जितनी ब्रांचेस उन सबको जोड़ने के लिए एवोल्यूशन सबसे बड़ी वो है, थीम है जो उसको जोड़ती है, पूरी ब्रांचेस को जोड़ती है। वहां मेयर का फिर से नाम आएगा। जैसे ही नाम आएगा तो मैं आपसे फौरन कहूंगा, चलो बताओ हिस्टोलॉजी वर्ड किसने दिया था, ये मेयर का नाम, और कहां कहां आया था, मैं सब आपसे पूछूंगा। जितनी बार मैं बोल रहा हूं यहां पर, हर बार आपसे पूछूंगा। ठीक है, अच्छा, हिस्टोलॉजी तो इसी साल आ जाएगा, वर्ड हिस्टोलॉजी वाज गिवन बाय मेयर, ये तो इसी साल आ जाएगा। ठीक है, फिर एक और नाम आता है उसके अंदर, उसमें नॉर्मन मेयर। नॉर्मन मेयर जो है एक साइंटिस्ट था, मेयर तो उसमें भी आ रहा है, नॉर्मन मेयर। उसने बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कंसेप्ट दिया था, कि जहां पे बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी होती है प्लांट और एनिमल की, उन जगहों को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। इंडिया में 3 है, तो वेस्टर्न, उसके अंदर वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय और हिमालयन रीजन। तो ये जिसने कंसेप्ट दिया था, नॉर्मन मेयर उसका नाम था। ऐसे पूरी दुनिया के अंदर जो है 34 के करीब बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं, उनमें 3 हमारे। तो अब आप देखिए, मेयर, फिर मेयर, फिर मेयर, फिर मेयर, फिर मेयर और फिर मेयर। और इतनी बार जब आएगा, हर जगह पर मैं आपको इसका रिवीजन करूंगा, पूछूं, आगे पीछे सब पूछूंगा। कुछ दिन में आपको 100% सब याद हो जाएगा। ठीक है, दिस हाउ वी learn the things, this is how we increase our retention of the knowledge। कैसे रिटेंशन करते हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए ये वाली बात को यहां पर खत्म करते हुए अब आगे की साइड में इसकी डिविजन के ऊपर और बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमने उसका जो कंसेप्ट लिया डार्विन का, तो ये कौन सी बात हो गई, डार्विन कहां से आ गया। ठीक है, तो हाँ, अब ये स्पीशीज का कैरेक्टर आपने को मालूम होगा, स्पीशीज की डेफिनेशन पता चल गई है आपको। अब उसके बाद क्या होगा, स्पीशीज की डेफिनेशन के बाद अगला वाला कैरेक्टर की बात है। ठीक, कैरेक्टर्स के ऊपर चलना है। द मेंबर ऑफ स्पीशीज आर ऑलवेज इन a state of adapting themselves with the existing adversities of environment, and those which adapt themselves successfully will flourish, rest of them will perish। डेफिनेशन आप देख लो, यही मैंने लिखी हुई है। ठीक है, क्या कहा मैंने, जितने भी स्पीशीज के मेंबर होते हैं हमेशा, ऑलवेज, दे आर ऑलवेज इन a state of adapting themselves with the adversities of environment। environment की जो adversities हैं, environment के जो unfavorable factors हैं, उनके साथ में हम एडाप्टेशन करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। और जो सही तरह से एडाप्ट कर लेता है उन एडवर्सिटीज में, वह बचता है, बाकी खत्म हो जाते हैं। यह स्पीशीज का खास कैरेक्टर है। ये भी, इसको मैं समझाता हूं आपको, इसको और समझिए क्या मतलब हुआ। जिंदा रहने के 2 तरीके हैं जो मैं जानता हूं, आप भी जानते हो। पहला, चेंज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द डिमांडिंग कंडीशन ऑफ एनवायरमेंट, और चेंज द होल एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू योर ओन डिमांड्स। या तो अपने आप को एनवायरमेंटल एडवर्सिटीज के हिसाब से बदल डालो,
या पूरे एनवायरमेंट को अपने हिसाब से बदल डालो। अब हम अकेले हैं, एनवायरमेंट इतना बड़ा है, हम एनवायरमेंट को कौन बदल सकते हैं? ये कोई घर के बल्ब थोड़ी है खटखट उड़ा के बदल दिए। इन्वायरमेंट को बदलना मुश्किल काम है, अपने आप को बदलना पड़ता है। तो हम कहते हैं ना, वाइल इन रोम डू एज रोमन्स डू, जैसा देश वैसा भेष। तो मतलब क्या हुआ, इन्वायरमेंटल एडवर्सिटीज के अंदर सरवाइव करने के लिए आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये इन्वायरमेंट आइडियल नहीं है, ये इन्वायरमेंट नेचुरल है, और यहां पर ज्यादातर चीजें एडवर्स होती हैं, अनफेवरेबल होती हैं। नेचुरल एनवायरमेंट हुआ, हमने सोचा कि हमें ये चाहिए तो मिल गया, हमने सोचा ये खाना है तो मिल गया, आंखें बंद करके सोचा ये मिलना चाहिए, आंखें खोली तो मिल गया, तो हम फिर जन्नत में हैं। फिर वहीं पर ऐसा हो सकता है स्वर्ग में, यहां तो नहीं हो सकता, यह तो नेचुरल एनवायरनमेंट है, यहां तो ज्यादातर चीजें अनफेवरेबल हैं। हमको उन अनफेवरेबल को फेवरेबल करने की कोशिश नहीं करना है, अपने आप को ढालना है ताकि हम उन एडवर्सिटी में सरवाइव कर सकें। और जो अपने आप को ढाल लेता है वही सरवाइव करता है, जो नहीं कर पाता वो बच नहीं पाता। इसलिए मैंने कहा कि those which adopt themselves successfully in the adversity of environment will flourish, वो फैलेंगे, एंड रेस्ट ऑफ देम विल पेरिश, फिनिश, खत्म हो जाएंगे। ठीक, अब इसको दूसरे, जैसे हम कहें कि मान लो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, अब कड़ाके की ठंड पड़ रही है, अब हम बिना स्वेटर पहने घर से निकल के चले गए और हमने क्या कहा, सर्दी तू खत्म हो जा, आज हम घूमने निकले। अकड़ के जाएंगे बेटा, अकड़े हुए आएंगे, 2 पैरों पे जाएंगे, 8 पैरों पर लटकते हुए चले आएंगे। समझ में आ रही बात? हमको खुद बदलना पड़ेगा। इन्वायरमेंट की सर्दी खत्म नहीं होगी, स्वेटर हमें पहनना है। तुम स्वेटर पहनो, कोट पहनो, रजाई ओढ़ो, आग के सामने लेटो या आग के ऊपर लेटो, चॉइस इज योर्स। क्योंकि इन्वायरमेंट की कंडीशन नहीं चेंज होंगी, हमें अपनी कंडीशन बदलना पड़ेगी। ठीक, दूसरी चीज ये, सूरज की रोशनी तेजी से आंखों में जब पड़ती है तो अपन यूं कर लेते हैं ऐसे कि कहीं लाइट अंदर ना चली जाए, क्योंकि अगर ज्यादा इतनी लाइट चली गई तो अंदर की साइड में रेटिना जल जाएगा, और ना रॉड्स रहेंगे ना कोन्स रहेंगे, जब दोनों नहीं रहेंगे तो अंधेरा हो जाएगा, हमें कुछ नहीं दिखेगा। अब इसलिए हम सूरज की रोशनी को, डायरेक्ट सूरज को नहीं देखते। देखिए कोई कहा मैं तो सूरज देखूंगा, मैं तो सूर्य देखूंगा, कुछ भी हो जाए, आज सन देखूंगा, कुछ भी हो जाए। देख ले बेटा, कल से सूरज तुझे देखेगा, तू सूरज कभी नहीं देख पाएगा। ठीक, जैसे देखा अंदर की साइड में रेटिना ही जल गया, खेल ही खत्म हो गया। हमको ही हाथ रखना पड़ेगा, हमको यूं करना पड़ेगा। वी हैव टू एडजस्ट, वी हैव टू अडॉप्ट विद द एडवर्सिटीज। क्लियर है? समझ में आ रही बात कहानी? तो इसलिए हमको चेंज करना पड़ता है, जो चेंज करता है वो बचता है। निएंडरथैल मैन का भी मैंने जिक्र किया था। निएंडरथैल मैन के सामने जब वो आ गया, क्रो-मैग्नन मैन आया, तो क्रो-मैग्नन मैन ज्यादा पावरफुल था, और जब वो ज्यादा पावरफुल था तो उन्होंने बीच में मुकाबला किया। निएंडरथैल मैन जो है उससे मुकाबला नहीं कर पाया, और आखिर में ये हुआ कि वो गायब हो गया। फिर क्रो-मैग्नन मैन आ गया। क्रो-मैग्नन मैन जब आया तो वो सोचा कि यार मैं हूं तो कोई नहीं, मेरे सामने कोई ठहर नहीं सकता। हम आ गए और हमने आके हमने अपने दिमाग का ज्यादा बेहतर तरीके इस्तेमाल किया, क्रो-मैग्नन निकल लिया। ठीक, अच्छा आज हम सोचते हैं कि हमें तो कोई नहीं, कल को एक और फ्यूचर मैन आ गया जिसके बारे में लोगों की हाइपोथेसिस है कि आगे की साइड में प्रेडिक्ट किया उन्होंने, एक और आने वाला है, होमो सेपियंस फ्यूचरिस, यानी फ्यूचर में आएगा, वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। नेक्स्ट नेचुरली हमसे कम इंटेलिजेंट तो हमें निपटा नहीं सकता, वो तो अगर वो आ गया इंटेलिजेंट भयंकर तरीके से, वो हमको निपटा देगा। क्यों? मुकाबले में हम उसके साथ मुकाबला नहीं कर पाएंगे ना, एडवर्सिटीज के साथ भी मुकाबला करना पड़ता है एनवायरमेंट की, और बाकी लोगों से भी कंपटीशन करना पड़ता है ना। आप भी तो ये नीट की तैयारी कर रहे हो तो कंपटीशन करोगे कि नहीं करोगे वो सीट हासिल करने के लिए, नीट के लिए। ठीक है, तो इसमें जो उस पेपर के हिसाब से अपने आप को सही एडजस्ट कर लेगा, अच्छी तैयारी कर लेगा, और इतना उसके दिमाग में होगा कि एग्जाम हाल में भी काम आएगा, वही एक्सेल करेगा। और जिसने सिर्फ नोट्स पकड़ के बैठ गया और पूरे टाइम हिल हिल के नोट्स पढ़ता रहा तो वो निपट गया, क्योंकि दिमाग जाता है एग्जाम हाल में, नोट्स नहीं जाते, उस पर मक्खियां बैठी रहती। ठीक है, तो इस वाली बात को दिमाग में रखिए कि मुकाबला सिर्फ एनवायरमेंट से नहीं होता, मुकाबला जो है आपस में भी होता है, उनके साथ भी मुकाबला हो रहा है। अब सोचो डायनासोर्स, कितने बड़े बड़े डायनासोर्स उस जमाने में हुआ करता है, जुरासिक पीरियड के अंदर, कहां गए? सब निकल लिए। कैसे? कहा जाता है उस वक्त जबरदस्त
उसमें बर्फ हो गई, चाहता ऐसे हो गई कोल्ड, बिल्कुल बर्फ। अब वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन कर नहीं सकते थे, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, रेप्टाइल वगैरह कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इसके ऊपर हम आगे की साइड में चर्चा करेंगे इसी चैप्टर के अंदर, आप फिक्र मत करो। तो उन अपनी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन कर नहीं सकते, तो इतने बड़े बड़े थे, ह्यूज साइज के, कि वो कहीं पर किसी चट्टान के नीचे छुप भी नहीं सकते थे, बल्कि उनके नीचे तो दूसरे एनिमल छुपने की कोशिश कर रहे होंगे। तो फिर वो कैसे सर्वाइव करते, खत्म हो गए, एडवर्सिटी से मुकाबला नहीं कर पाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो पूरे बात का निचोड़ क्या निकला पूरी बात का, कि द ऑर्गेनिज्म्स आर ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ अडॉप्टिंग सेल्फ। मैं जैसे ये रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त, मुझे गर्मी लग रही है तो मैंने एसी चला रखा है, मुझे एसी चलाना पड़ेगा, गर्मी खुद कम नहीं होगी, मुझे एडजस्ट करना पड़ा तो मैं एसी चला पाया, अगर नहीं चला पाता तो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब हुआ कि वी हैव टू अडॉप्ट, हमें चेंज करना पड़ता है, एनवायरमेंट नहीं बदलता। तो दे आर ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ अडॉप्टिंग देमसेल्फ विद द एडवर्सिटीज ऑफ एनवायरमेंट, और जो दोज व्हिच अडॉप्ट देम सक्सेसफुली दे विल फ्लोरिश, वो फलेंगे फूलेंगे, एंड रेस्ट ऑफ देम विल पेरिश, उन पे फल फूल खिलेंगे। फ्लोरिश मतलब फलेंगे फूलेंगे, और नहीं तो भैया उनके ऊपर फल फूल खिल गए, कबर बन गई, निकल ली है, ठीक। तो वही वाली बात होती है, इस वाली बात ध्यान रखिए। और ये स्पीशीज का एक और कैरेक्टर मैंने आपको बताया। अब एक कैरेक्टर हम स्पीशीज का और देखते हैं, और ये आपको इंटरेस्टिंग भी कैरेक्टर लगेगा। द मेंबर ऑफ स्पीशीज कैन गिव राइज टू अदर स्पीशीज। एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज को जन्म दे सकती है। अब आप इसमें यू विल गेट सर्टेनली कंफ्यूज, सर एक स्पीशीज उसी के बच्चों को पैदा करती है, दूसरी स्पीशीज कैसे कर सकती है? स्पीशीज के डिवीजन में हमने देखा था यार, तो ऐसा कैसे हो सकता है? एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को कैसे दे सकती है, पैदा कर सकती है? अ स्पीशीज विल गिव राइज टू अनदर स्पीशीज, ये मैंने स्टेटमेंट। सर ऐसा कैसे होगा? तो दिस इज माई वे ऑफ टीचिंग, इसको भी आप धीरे धीरे करके आप मुझे पूरी तरह समझ जाओगे। दिस इज माई वे ऑफ टीचिंग। व्हाट? फर्स्ट आई इन्फ्यूज द कंफ्यूजन, पहले मैं आपको कंफ्यूज कर दूंगा। फर्स्ट आई इन्फ्यूज द कंफ्यूजन, आप बाल नोचने लगो यार क्या कह रहे हो आप। देन आई डिफ्यूज द कंफ्यूजन, फिर मैं आपके अंदर कंफ्यूजन पैदा करूंगा, फिर मैं उसके बाद कंफ्यूजन के बाद फिर मैं जो है कंफ्यूजन दूर करूंगा, ठीक। कैसे? कंफ्यूज सिर्फ वही बच्चा होता है जो पहले से थोड़ा बहुत जानता है या मुझे गौर से सुन रहा है, और जो मैं कह रहा हूं वो और उसकी पहले की इंफॉर्मेशन दोनों को जब मिलाता है तो ही विल गेट और शी विल गेट कंफ्यूज। तो वो दोनों चीजों की एनालिसिस कर रहा है, समझ नहीं पा रहा मैं ये जानता हूं और ये सर ने पहले ये पढ़ाया था, या मैं ये जानता हूं और सर ये बोल रहा है, तो यार हो क्या रहा है? वो कंफ्यूज होता है, तो मैं जानबूझ के करता हूं। क्यों? क्योंकि उसकी एनालिसिस चल रही, और जब मैं उसका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा उसकी नॉलेज डबल हो जाएगी, क्योंकि एक तो उसके पास नॉलेज पहले जो थोड़ी बहुत थी, उसके बाद मैंने ये और बढ़ा दी, उसका कंफ्यूजन भी दूर हो गया। तो जब बच्चा मुझसे कहता है सर आई एम कंफ्यूज, तो मैं क्या कहता हूं? आई एम वेरी हैप्पी, यानी मैं सक्सेसफुल रहा आपका कंफ्यूज करने में। कंफ्यूज सिर्फ वही होंगे जो समझने की कोशिश करेंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होते कभी कंफ्यूज ही नहीं होते, बोले नो नॉलेज नो कंफ्यूजन, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं, हमारे तो कान ही फ्यूज हैं, हम सुनते ही नहीं हैं। तो जब हमें कुछ नहीं मालूम तो हम कंफ्यूज ही कहां से होंगे? तो बेटा फिर तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कंफ्यूज अगर बिल्कुल भी नहीं होते हो। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले कंफ्यूजन खत्म हो जाता है, ये मैं समझना, बस थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज करता हूं, बस ये नहीं आखिर तक पता चला कंफ्यूज रह गए। नो, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तुम्हें कि मैंने ऐसा कंफ्यूजन पैदा किया था, ठीक, ये वाला कंफ्यूजन नहीं चाहिए। तो मैं अब आपको से जो वो बोल रहा हूं, स्पीशीज कैन गिव राइज टू अदर स्पीशीज, एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज कैसे पैदा कर सकती है? तो इस वाली बात को समझिए। इसको समझने के लिए मैं एक वर्ड यूज करूंगा, क्या? म्यूटेशन। मैंने एक वर्ड यूज किया है म्यूटेशन, शायद आपने ये वर्ड सुना हो, म्यूटेशन कैसे कहते हैं, आपने सुना हो ये वर्ड। तो अब व्हाट इज म्यूटेशन, अब पॉज करके सोचिए, ठीक। अब देखिए आप म्यूटेशन के लिए लोग, जो आपको अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो जानते हैं आप लोग क्या सोच रहा हूं? सडन चेंज इन द जीन, या सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, और सडन चेंज इन द क्रोमोसोम, और सडन चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सडन चेंज इन द इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स, ये सब कुछ आपका चल रहा होगा। ये सब कुछ सही होने के बाद भी आपको याद नहीं होगा।
और आप जो है ना जब भी पूछेंगे तो आप अपने आपके दिमाग में कॉपी का एक किताब का वो पेज अभी भी गया होगा, दिमाग घूम रहा होगा, जिस पर वो डेफिनेशन आपने अगर पढ़ी है तो वो लिखी होगी। ठीक। और अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भैया क्रोमोसोम में चेंज को कहें या उसमें डीएनए का चेंज को कहें या जीन्स के चेंज को कहें, अगर मैं ये पूछ लिया तो आपका पेज हिल जाएगा। बोले यार पता नहीं इसमें ये क्या कर रहा है सर। ठीक। तो मैं अब आपको बताता हूं, मैं म्यूटेशन की जो डेफिनेशन दे रहा हूं वो किसी बुक में नहीं लिखी। मैं ज्यादातर ऐसी चीज बोलता हूं बुक में लिखी नहीं होती, मैं अपने स्टाइल में बताता हूं, याद बहुत पक्का हो जाता है। ठीक। ऐसी डेफिनेशन दूंगा जो किसी भी गांव में जाकर जो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है, एक दद्दा जी मान लो, उन दद्दा जी को मैं म्यूटेशन समझा सकता हूं। बिल्कुल दद्दा जी कुछ नहीं जानते भैया, और मैंने जाकर उनको समझा दिया। आप देखो कैसे समझाऊंगा, और अगर मैं दद्दा जी को समझा सकता हूं तो आपको तो समझा ही लूंगा। ठीक। जरा एक दद्दा जी सामने बैठे, हेलो नमस्कार दद्दा जी कैसे हैं? अच्छे, ओके। दद्दा जी म्यूटेशन जानते हो क्या होता है? अरे भैया अंग्रेजी में गिट पेट ना करो। अरे दद्दा जी म्यूटेशन मतलब हिंदी में उसको कहते हैं उत्परिवर्तन। हाँ हाँ भैया सुना है, परिवर्तन की लहर चलेगी, अच्छे दिन आएंगे, ये सब कुछ होगा, ये सुना है। अरे दद्दा वो परिवर्तन नहीं पूछ रहा, मैं उत्परिवर्तन बोल रहा हूं। नहीं भैया हमें तो नहीं मालूम, तुम बता सको तो बताओ। तो अब मैंने दद्दा जी को समझाना शुरू करा। देखिए पहले मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, दद्दा जी के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपके लिए बोल रहा हूं, फिर दद्दा जी के लिए हिंदी में बोलूंगा। ठीक। चलो दद्दा जी के सामने भी इंग्लिश में बोल दिया। सडन अपीयरेंस, सडन तो मैंने भी यूज किया, तुमने भी किया था, लेकिन मेरा सडन तो क्या से, सडन अपीयरेंस ऑफ दोज कैरेक्टर्स इन द ऑफस्प्रिंग which were not present in the parents, or sudden disappearance of those characters in the offspring which were present in the parents। बच्चों में अचानक, सडन, बच्चों में अचानक उन कैरेक्टर्स का आ जाना जो मां बाप में नहीं थे, या बच्चों में अचानक उन कैरेक्टर्स का नहीं आना जो मां बाप में थे। बस यही है म्यूटेशन। अचानक बच्चों में वो कैरेक्टर आ गया जो पेरेंट्स से हटकर है, बिल्कुल हटकर है, उसी को म्यूटेशन कहते हैं। या तो पेरेंट्स वाला कैरेक्टर नहीं आया या पेरेंट्स में जो नहीं था वो आ गया, ये म्यूटेशन है। अब दद्दा जी ने मुझसे कहा ठीक है भैया जरा इसको समझाओ, कोई उदाहरण दो। चलिए तो उसका एग्जांपल देते हैं। माँ बाप की 5 उंगलियां बच्चे की 6 उंगलियां हो गई, दिस इज म्यूटेशन। माँ बाप की, दोनों माँ बाप की, मदर फादर की दोनों की 5-5 उंगली थी, लेकिन बच्चे की 6 उंगलियां हो गई। व्हाट इज दिस? दिस इज म्यूटेशन। अब आपके दिमाग में तुरंत ऋतिक रोशन घूम गया होगा, मुझे पता है अच्छी तरह से। अच्छा ऋतिक रोशन के माँ बाप दोनों की 5-5 उंगलियां, ऋतिक रोशन की 6, व्हाट इज दिस? दिस इज म्यूटेशन। ठीक। अच्छा माँ बाप बिल्कुल ठीक ठाक है, नॉर्मल करके बच्चा एकदम से भूरा पैदा हो गया, जिसको कहते हैं अल्बिनो। सूरजमुखी, घर में रोशनी हो गई चकाचक, रोशनी नहीं होती। ठीक। माँ बाप ने देखो अरे ये क्या हो गया, माँ बाप का कलर नॉर्मल, बच्चा अल्बिनो पैदा हो गया, म्यूटेशन। माँ बाप ठीक थे, बच्चे का होंठ कटा हुआ है, म्यूटेशन। माँ बाप ठीक थे, बच्चे की पूंछ निकल आई, म्यूटेशन। हमने क्या पवन पुत्र पधारे? बिल्कुल नहीं भाई, ये एबनॉर्मलिटी है, जेनेटिकली गड़बड़ हुई उसके साथ में। ठीक। तो उसमें गड़बड़ हो गई। ठीक। अच्छा माँ बाप बिल्कुल ठीक थे, बच्चा अंधा, खुदा न करे अंधा पैदा हो गया। माँ बाप ठीक थे, बच्चा गूंगा बहरा पैदा हो गया। माँ बाप ठीक थे, बच्चे को डॉर्फ उसमें हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, माँ बाप बिल्कुल ठीक। व्हाट इज दिस? म्यूटेशन। और अब देखना इसको और अच्छी तरह समझाने के लिए, माँ बाप की 5-5 उंगलियां, बच्चे की 6 उंगलियां, म्यूटेशन। माँ बाप की 6-6 उंगलियां, हमने 6 उंगली वाले की शादी 6 उंगली वाली से करा दी। ठीक। और बच्चे की अगर 5 हो गई तो फिर म्यूटेशन। सोचिए आप, क्योंकि माँ बाप की 6 थी, बच्चे की 5 हो गई, म्यूटेशन। ठीक। अल्बिनो की शादी अल्बिनी से करा दी, आई मीन सूरजमुखी की शादी क्या कहे उसको, चंद्रमुखी कहते हैं क्या? ठीक है, दोनों वही हैं। तो अल्बिनो दोनों। और अगर बच्चे का कलर नॉर्मल हो गया, समझ गए आप, दिस इज म्यूटेशन। उसका कलर भी वैसे ही आना चाहिए, 6 उंगली वाले के बच्चों के की भी 6 उंगली होनी चाहिए थे, लेकिन अगर 5 हो गई, म्यूटेशन। ठीक। बच्चे, माँ बाप दोनों गूंगे बहरे, बच्चा बोलने लगा, म्यूटेशन। माँ बाप दोनों पैदाइशी अंधे हैं, बच्चा देखने लगा, म्यूटेशन। माँ बाप
बहुत इंटेलिजेंट थे और खुदा न करे बच्चा कम इंटेलिजेंट पैदा हो गया, दिस इज म्यूटेशन। और माँ बाप कम इंटेलिजेंट थे, बच्चा भयंकर इंटेलिजेंट पैदा हो गया, दिस इज आल्सो म्यूटेशन। क्लियर बात समझ में आ रही है आपको? म्यूटेशन अच्छा भी हो सकता है, म्यूटेशन बुरा भी हो सकता है। तो अब जब म्यूटेशन से चेंज होगा तो कुछ भी हो सकता है। एक स्पीशीज में ऐसा कैरेक्टर आ गया, म्यूटेशन से अचानक चेंज हुआ, जो अगली वाले उसके उनके माँ बाप में नहीं था, और उसने जब रिप्रोडक्शन किया वही कैरेक्टर आगे बढ़ता चला गया, पता लगा एक नई स्पीशीज बन गई। हम ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन नेक्स्ट ईयर एवोल्यूशन पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ इतना काम चलाते हो कह रहा हूं। तो म्यूटेशन को दिमाग में रखो। और ये क्यों हुआ होगा? नेचुरली हमारे पास जितने कैरेक्टर्स होते हैं वो जो डीएनए में जीन्स होते हैं उनसे आते हैं। तो नेचुरली जो आपके दिमाग में चल रहा था ना, सडन चेंज इन द जीन और सडन चेंज इन द क्रोमोसोम, एब्सोल्युटली करेक्ट, वो बिल्कुल सही था। लेकिन उसका मतलब भी तो समझो कि सडन चेंज जीन्स में क्रोमोसोम में होने से क्या होता है। अचानक कुछ परिवर्तन होगा, अच्छा बुरा दोनों कुछ भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही स्पीशीज का हुआ होगा, ऐसा थोड़ी हुआ होगा पानी से। अपन कहते हैं लाइफ की ओरिजिन पानी में हुई थी, तो ऐसा हुआ होगा पूरी दुनिया के सभी एनिमल जो है ना, हाथी, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, सांप, गिरगिट, बिच्छू, ठीक, प्रोटोजोआ, अमीबा, सब के सब हुआ निकल के बाहर आ गए, एक साथ सब तोड़ गए होंगे। जाहिर है एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे करते हुए स्पीशीज ने दूसरी स्पीशीज किसी और स्पीशीज को ऐसे किया हुआ और इससे एवोल्यूशन हुआ। तो म्यूटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हम उसको कई बार पढ़ेंगे। हाँ, ये बात हो रहा है म्यूटेशन एक्चुअल में स्टडी जो है वो जेनेटिक्स की है, और वो हम अगले साल पढ़ने वाले हैं उसके अंदर, ठीक है। लेकिन इसके बारे में आइडिया अभी और मिलेगा, अभी थोड़ी देर में और बोलता हूं। तो चलो, आपको पता चल गया स्पीशीज कैन गिव राइज टू अदर स्पीशीज, एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज को जन्म दे सकती है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक। और अब इसके बाद एक पॉइंट आता है, इस पॉइंट के ऊपर गौर कीजिए। द मेंबर species have got a common gene pool। इस पॉइंट को देखिए, मैं पॉइंटर्स बता रहा हूं। जीन पूल, मेंबर species have got a common gene pool in which gene flows freely। स्पीशीज के जितने मेंबर होते हैं सबका एक जीन पूल होता है, जीन का तालाब होता है जिसमें जीन फ्रीली फ्लो करता है, इधर से इधर, इधर से इधर, तालाब से बाहर जीन नहीं जाता। अब जैसे हम लोग हैं, 7 बिलियन पीपल्स हैं, ह्यूमन बीइंग जो है 7 अरब, 7 बिलियन है पूरी दुनिया में। तो हम वो सब के सब 7 बिलियन होमो सेपियंस सेपियंस हैं, यानी स्पीशीज और सब स्पीशीज सेम है। तो उनका सबका एक ही कॉमन जीन पूल है जिसमें जीन फ्रीली फ्लो कर रहा है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीन पूल? पूल तो तुम समझ गए होगा, पूल तो आप समझते हैं, स्विमिंग पूल टाइप है ना, पूल गेम्स, वो तो समझ गए। लेकिन मैं जीन पूल की बात कर रहा हूं ना। तो व्हाट इज जीन पूल? इसको मैं चाहूं तो अब यार एक बार में पूल का समझा दूं, लेकिन मेरे मिजाज में नहीं है। मैं कोई वर्ड मुंह से निकालता हूं तो उसको पूरा समझाने के बाद ही आता हूं। तो यहां पर आपको पैकेज में भी एक बॉक्स दिखा होगा, जो आपको पैकेज मिला था उसमें एक बॉक्स बना होगा, उस बॉक्स में लिटिल नॉलेज ऑफ जेनेटिक्स लिखा हुआ है। आइए हम जरा जेनेटिक्स के ऊपर कुछ बातें करेंगे उसके अंदर, ठीक है। आओ देखते हैं उसमें जेनेटिक्स में क्या कौन कौन सी बातें होंगी उसके अंदर। आइए उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। जीन्स के ऊपर बात करते हैं, जीन्स पे बात करेंगे, क्रोमोसोम पे बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? जेनेटिक्स की। सोचिए, वी आर प्रेजेंटली स्टडिंग द टेक्सोनॉमी, लेकिन यहां पर एक वर्ड आ गया बस, जीन पूल। बस इससे दिमाग खनखना गया मेरा कि नहीं, मैं पूरा जीन को समझाऊंगा और ये आपको आगे बहुत काम आने वाला है। जितना मैं बताने वाला हूं है पार्ट जेनेटिक्स का, लेकिन ये पूरा हम आगे की साइड में यूज करेंगे, खासतौर पे जब एवोल्यूशन, जब हम उसकी बात करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स। जब ब्लड ग्रुप्स की बात करेंगे कि मदर का ब्लड ग्रुप ये है, फादर का ब्लड ग्रुप ये है, तो बच्चों का कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा, तो जाहिर उस जगह के ऊपर जेनेटिक्स पूरी लगेगी और यही सब काम आने वाला है। तो हम यहीं पर पढ़ेंगे उसी साल, और ब्लड ग्रुप भी इसी साल पढ़ते हैं, तो उसमें काम आएगा, इसलिए मैं उसके ऊपर बता रहा हूं। चलिए हम बात करते हैं पहले क्रोमोसोम पे। क्रोमोसोम क्या होते हैं? आप जो क्रोमोसोम जानते हैं ना, आप क्रोमोसोम के बारे में सोच रहे होंगे क्या होते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम अगर मैं ऐसे बात करूं तो क्रोमोसोम ऐसा दिखता है, अगर आप गौर करें तो क्रोमोसोम ऐसा दिखता है, ठीक है। हाथ यूं कर दूंगा तो बहुत ऊपर तक कुछ दिखेगा नहीं आपको, तो इसलिए मैंने हाथ को तो नहीं किया हुआ है। तो इससे एक और चीज क्लियर हो जाएगी। एक आर्म ये होती है, ये पूरी एक आर्म ये होती है क्रोमोसोम की, एक आर्म ये होती है, बीच में होता है सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम में ये नहीं होता, ठीक है, लेकिन यहाँ ये चाहिए, नहीं तो समझाएंगे कैसे, ठीक है। तो क्रोमोसोम में एक ये आर्म और बीच में होता है सेंट्रोमियर। इस आर्म को कहते हैं क्रोमेटिड, इसको भी कहते हैं क्रोमेटिड, ठीक है। तो 2 क्रोमेटिड और बीच में सेंट्रोमियर से ये जुड़े रहते हैं। दिस इज व्हाट क्रोमोसोम, पैरों तक नीचे तक का बात हो रही है, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्रोमोसोम, ठीक। अब क्रोमोसोम में क्या चीजें होती हैं? अब सवाल पूछूं तो आपसे, क्रोमोसोम में क्या क्या होता है? क्रोमोसोम में डीएनए होता है और क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन होता है।
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एक क्रोमोसोम में कितने डीएनए होते हैं? पॉज करके सोचिए। एक क्रोमोसोम में एक ही डीएनए होता है। एक क्रोमोसोम में एक ही डीएनए होता है 2 कॉपीज में, 2 आइडेंटिकल कॉपीज में। एक ही डीएनए 2 आइडेंटिकल कॉपीज में होता है क्रोमोसोम के ऊपर। ठीक, एक इस क्रोमेटिड पे डीएनए होता है, एक इस क्रोमेटिड पे डीएनए होता है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों क्रोमेटिड के ऊपर एक एक डीएनए है, बट दे, अब आपको सर ये तो 2 है, नो, दे आर 1 बट इन 2 आइडेंटिकल कॉपीज। जैसे आपकी 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट जो भी लोग कर चुके हैं, तो उन जो कर लेते हैं, तो अब उनके पास कौन सी हो, कितनी मार्कशीट होंगे? या मेरे पास MSc की या मेरे पास PhD की डिग्री कितनी होंगी? जाहिर है डिग्री एक ही, मार्कशीट एक ही होती है। ठीक, अब उसकी मैं 1000 कॉपी करवा लूं PhD की डिग्री की, तो मैं ये थोड़ी कहूंगा मैं 1000 PhD हूं। मैं तो कहूंगा भैया PhD एक ही डिग्री है लेकिन 1000 कॉपी में, तो हजारों आइडेंटिकल कॉपीज कहलाएंगी, उसकी फोटो कॉपी जो है ना आइडेंटिकल कहलाएंगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, तो ऐसे आप उससे पूछे आपके पास 10th की मार्कशीट, हाँ मेरे पास तो 500, तो ये क्या मार्कशीट बेचने का धंधा करता है क्या? कहां से आ गई तुम्हारे पास इतनी टाइप की मार्कशीट? टाइप्स मत बोलो, टाइप तो एक ही रहेगा, कॉपी कितनी हो सकती है? तो हमारे पास एक क्रोमेटिड पे एक डीएनए यहां, एक डीएनए यहां, दोनों एग्जैक्टली कॉपी एक ही की कॉपी है। तो क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम 2 आइडेंटिकल कॉपीज के अंदर, और दोनों एक दूसरे की बिल्कुल सिमिलर कॉपीज हैं। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, ये फिंगर्स में, फिंगर यहां क्या है? फिंगरप्रिंट्स हैं। अच्छा इसमें भी फिंगरप्रिंट्स हैं। आप बताओ मेरे पास कितने टाइप के फिंगरप्रिंट्स हैं? 1 टाइप के या 2 टाइप के? ये दोनों हाथों के फिंगरप्रिंट्स मेरे सेम है या नहीं है? मेरे दोनों हाथों के फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सिमिलर है। एक इस वाले हाथ में अगर वो यूं घूमा है तो इस वाले हाथ में यूं घूमा है, समझे ना? एक ये घूम रहा है तो ये यूं घूम रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली यूं रखूंगा तो एग्जैक्टली सिमिलर है, दोनों को दोनों बिल्कुल सेम है। तो आप ये थोड़ी कहोगे मेरे पास 2 टाइप के फिंगरप्रिंट्स हैं। आई हैव 1 टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट्स इन 2 आइडेंटिकल कॉपीज। ठीक, ऐसा नहीं होता कि एक आदमी के दोनों हाथों के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग हो, ऐसा कभी नहीं होता। तो कहा जाए सब वो जो जिसने मर्डर किया था तो किलर इसलिए नहीं पकड़ा गया, पुलिस के रिकॉर्ड में उसके बाएं हाथ के निशान थे और उसको तो दाएं हाथ, चाकू पे दाएं हाथ के निशान मिले तो वो तो अलग निकला। ऐसा कभी भी नहीं होता, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से हमारे पास एक टाइप के फिंगरप्रिंट्स 2 कॉपी में है, ऐसे ही क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम पर एक ही टाइप का डीएनए होता है लेकिन 2 कॉपीज में होता है। अच्छा एक क्रोमोसोम पर अगर एक ही डीएनए है तो क्रोमोसोम और डीएनए अलग अलग नाम क्यों कर दिए? एक ही कोई नाम रख देते, क्योंकि डीएनए के साथ साथ में कुछ और भी है। और कुछ और क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। कुछ और क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। ये क्या होता है हिस्टोन? ये एक प्रोटीन, ये पैकिंग मटेरियल है, समझ लो। डीएनए प्लस हिस्टोन इज इक्वल टू क्रोमोसोम। ये जो मैंने लिखा है ना, डीएनए प्लस हिस्टोन इज इक्वल टू क्रोमोसोम। इसको पर यूं समझें कि जैसे मम्मी ने आपसे कहा कि बेटा जरा जाकर बाजार से कांच के 10-12 गिलास ले आओ, 12 गिलास ले आओ कांच के। ठीक है, तो अब हम गिलास लेने के लिए गए। अब गिलास जब लेके चलेंगे तो ऐसा थोड़ा जगलिंग करते हुए सड़क के ऊपर चले जाएंगे। वो गिलास को एक पैकिंग मटेरियल घास फूस के अंदर रखकर एक डब्बे में बंद करके आपको कांच गिलास देगा। अब आप डब्बा लेके घर पर आए तो खरीदने क्या गए थे? डब्बा, कांच के गिलास, ये घास फूस खरीदने क्या गए थे? आप समझ रहे ना बात को? अब आपने डब्बा खोला, कांच गिलास निकाले, कांच का गिलास डीएनए, घास फूस पैकिंग मटेरियल इज हिस्टोन, द होल डब्बा इज क्रोमोसोम। समझ आ गई बात पूरी कि डब्बे को क्रोमोसोम कहेंगे, कांच के गिलास उस पर डीएनए और बाकी जो पैकिंग मटेरियल कागज वागज जो लगाया है वो हिस्टोन है। तो 1 क्रोमोसोम इज इक्वल टू, मैंने फार्मूले की तरह बोला, 1 क्रोमोसोम इज इक्वल टू 1 डीएनए इन 2 आइडेंटिकल कॉपीज प्लस हिस्टोन प्रोटीन दैट इज द पैकिंग मटेरियल। चलो ये क्रोमोसोम पर चल गया। नाउ हियर कम्स द नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज होमोलॉगस क्रोमोसोम? अच्छा उसके बाद एक जीन और पूछ लेते हैं। तो व्हाट इज जीन? जीन किसे कहते हैं? चलो आप ये बताओ जीन किसे कहते हैं? ठीक, नॉर्मली आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? अगर आपने सोचा भी होगा पॉज करके, इट इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी। फिर मैं बोलूंगा कहां है? बस यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हाँ तो कहां है? कहां है कहां पर? सर सेल में है। सेल में कहां है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में कहां है? अब न्यूक्लियस में कहां है? जैसे आप सब क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम में कहां है? डीएनए में जीन है या जीन में डीएनए? मतलब मैं क्या करूंगा, आपको पूरी तरह कंफ्यूज कर दूंगा।
कि डीएनए बच्चा बोलता है, मैं बोलता हूं डीएनए जीन का बना है या जीन डीएनए का बना है, ये तो हमने सोचा ही नहीं। अब आप जरा ध्यान दें, एक क्रोमोसोम पर जो डीएनए होता है वो डीएनए ऐसे रहता है, आपने कभी देखो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहां पर मैं एक वैसी आइडिया दे रहा हूं, ठीक है, ऐसे करके डीएनए होता है, दो उसमें चेन होती है, वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं उसको चेन को, और वो दोनों को दोनों ऐसे जुड़ी रहती हैं, ठीक है, और डबल हेलिकल घूमे हुए ऐसे करके यूं 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 करके घूमे हुए, ठीक, इसको कहते हैं डीएनए। डीएनए में जीन्स होते हैं। अब जरा गौर कीजिए, मैं यहां पर जो समझा रहा हूं इसको देखिए गौर से, ठीक है। इसको कलर चेंज कर देता हूं, रेड कर देता हूं। इस क्रोमोसोम के इस डीएनए को देखिए, डीएनए का यहां से मान लो यहां से यहां तक का कोई पार्ट अगर ये एक प्रोटीन को कोड करे, क्योंकि डीएनए से प्रोटीन बनने वाले हैं, अगर डीएनए का ये इतना पार्ट एक प्रोटीन को बनवा सके तो उस पार्ट को हम जीन कहेंगे। अगर यहां से लेके यहां तक का पार्ट अगर एक जीन को वो उसको एक प्रोटीन को बना सके, क्योंकि प्रोटीन जीन से ही बनता है, तो अगर ये एक प्रोटीन को बना सके, और इसको अभी ज्यादा डिटेल समझने की जरूरत नहीं है, ये जेनेटिक्स में पढ़ा जाता है, और जेनेटिक्स का ये वाला पार्ट भी सीनू सर पढ़ाते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर वगैरह मैं नहीं पढ़ाता, मैं अपने काम की दूसरी चीजें पढ़ाता हूं। हम दोनों का वेल डिवीजन ऑफ जो ना एरियाज हैं, जहां पे हम आराम से अपने अपने एरिया के अंदर पढ़ाते हैं, ताकि दोनों अच्छी तरह से पढ़ा लें और ओवरलैपिंग ना हो एक दूसरे की। तो प्रोटीन, तो अगर मान लो यहां से यहां तक का पार्ट अगर इतना अगर एक जीन ये प्रोटीन को बना सके, तब हम इसको भी कहेंगे एक जीन। सर ये तो छोटा सा था, ये आप लंबा कर दिया, अरे उसको छोड़ो, हम यहां से लेके यहां तक का भी कह सकते हैं। इतना लंबा पार्ट अगर यहां से लेके यहां तक एक प्रोटीन को बनाएगा तो इसको भी जीन कहेंगे, वो इतना सा पार्ट भी अगर एक प्रोटीन को बनाएगा तो उसको भी जीन कहेंगे। तो जीन की लंबाई कम ज्यादा क्यों हो रही बेटा? प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो जिस प्रोटीन में जितने अमाइनो एसिड्स होंगे नेचुरली उसी हिसाब से जीन की लंबाई बढ़ जाएगी। अब समझना मेरी बात को, हमारे एक प्रोटीन होता है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो होता है ये हमारे मसल्स में पाया जाता है। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का जो वो एक जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 1 पर रहता है, और उसकी उसमें जानते हैं कितने? 2968 जीन्स हैं। 29, तो आप सोचो एक ही क्रोमोसोम पे 3000 के करीब समझ लो जीन्स है, यानी डीएनए इज मेड अप ऑफ जीन्स। तो वो उसके ऊपर क्रोमोसोम पे इतने, उनमें से एक जीन जो है वो कौन सा है? डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का जीन है, एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी द लॉन्गेस्ट जीन इन आवर बॉडी। 2400 किलो बेस पेयर्स होते हैं, वो हमें समझना नहीं अभी, आपके समझ में आना भी नहीं अभी, क्योंकि अभी शुरुआत है, धीरे धीरे अपन स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। कोई बच्चे सोचते हैं हमें आगे का यही बता दो, वो बता दो, जितना बता रहे हैं ना बेटा इसको मजबूत करो, पहले ग्राउंड मजबूत करो। आप देखते हैं कई बिल्डिंग बनती है तो कितने दिन तक तो बिल्डिंग दिखती ही नहीं है, ना मानो क्या चल रहा होता है उतने दिन तक। तो यार बिल्डिंग क्यों नहीं दिख रही, इतना दिन तक काम चल रहा है, हमें जल्दी से बिल्डिंग दिखाओ। पहले ग्राउंड मजबूत कर ले बेटा, उसके बाद जो बिल्डिंग उठेगी ना तो वो ऊपर देख भी नहीं पाएगा, इतनी ऊंची जाएगी। ठीक है, इसलिए अभी ग्राउंड मजबूत हो रहा है, जल्दी से ऊपर कदम नहीं रखना है, बुनियाद फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। तो इसलिए उसी वक्त अपन कर रहे हैं, तो इसलिए आगे की साइड में ओवर एंथुसियाज्म मत लेना, आगे का भी पढ़ लूं, नो, जो मैं पढ़ाऊं वो वही पढ़ो बस, उसके अलावा कुछ नहीं, जितना बोलूं उतना ही देखो और उसको मजबूत करो। ठीक है, तो 2968 जीन्स है उसमें, उनमें से एक जीन जो है वो सबसे लंबा डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का। तो जीन्स की लंबाई कम हो सकती है, ज्यादा छोटी हो सकती है, वो डिपेंड करता है प्रोटीन पे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीन? जीन इज द पार्ट ऑफ डीएनए। डीएनए के चाहे यहां से ले लो, यहां से ले लो, यहां से ले लो, कहीं पर। जीन इज द पार्ट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर सिंगल फंक्शनल प्रोटीन। यानी डीएनए का वे पार्ट बहुत ज्यादा याद करना नहीं है। डीएनए का ये जो डीएनए है, मान लो यहां से था, ये पूरा ऐसा था, ठीक, ऐसे 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 हमने बस इतना देखा। दिस इज the part of DNA. If it is capable to code a protein, then this is a gene, this is another 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 gene. तो है ना, कोई भी हो सकता है, जीन बड़ा छोटा हो सकता है। तो DNA is made up of genes, और gene is made up of न्यूक्लियोटाइड्स,
उसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। आपने नाम सुने होंगे, ठीक, नहीं सुने होंगे तो कोई बात नहीं, आगे मैं सुनाऊंगा। अब चिंता मत करो, इस वक्त अपन इतने डिटेल में नहीं जाएंगे। कुछ दिन बाद जब आपको मैच्योर कर दूंगा मैं, उसके बाद पर अपन जाएंगे, ठीक। तो हमने डीएनए का स्ट्रक्चर में देखा, जीन, और इतना याद रखना, जीन पार्ट ऑफ डीएनए, कोड फॉर प्रोटीन। जीन प्रोटीन, डीएनए का पार्ट प्रोटीन बनाता, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो जीन का पता चल गया, यस इट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, वो क्वालिटेटिव बात है, लेकिन ये एक्चुअली है क्या और एग्जैक्टली करता क्या है, वो मैंने आपको जीन के तौर पर समझा है। आइए जरा हम बात करते हैं, इसके बाद दूसरी चीज की ऊपर बात करते हैं। जीन क्या हो गई। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्रोमोसोम तो हमने देख ही लिया कि क्रोमोसोम क्या होते हैं। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, क्रोमोसोम को के ऊपर हम वापस आते हैं। तो क्रोमोसोम का में एक वर्ड होता है होमोलॉगस। होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड नॉन, याद रखो, क्लास आज इसी के ऊपर जाना है, ठीक है, उस पर गौर करो बस। होमोलॉगस क्रोमोसोम ये लिखा है मैंने, देखिए, होमोलॉगस क्रोमोसोम और नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम या हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम मालूम हो गया ना, होमोलॉगस और नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम किसे कहते हैं, समझिए। पूरी क्लास टेक्निकल है, समझने की चीजें खूब सारी हैं। एक बार समझ गया, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा जेनेटिक्स के मामले में कि यार अब तो फुट डालेंगे अपन जेनेटिक्स के अंदर, अपने को मालूम हुआ है, ठीक। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम और नॉन होमोलॉगस, या हम उसको बोलते हैं, उस क्रोमोसोम को बोलते हैं हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर बात है, तो पहली बार बोलूंगा नहीं समझ में आएगा है, आप सुनोगे नहीं समझ में आएगा, फिर दूसरी बार बोलूंगा तो समझ में आएगा थोड़ा सा, और तीसरी बार में पूरा समझ में आएगा, ठीक है। मैं आपको बोलता हूं, अब पहले सुनिए, दोस टू क्रोमोसोम्स, हमारे पास कितने क्रोमोसोम है, 46। We are 2n diploid. 23 we have received from our father through sperm. 23 we have received from our mother, ठीक, थ्रू ओवम। तो 23 मिले, हम 46 बन गए। हमारे पास कितने पेयर हैं, जोड़े 23 पेयर्स हैं। हर क्रोमोसोम 2 कॉपी में है, 1 से लेकर 23 तक, 1 से लेकर 23 तक फादर से मिले और 1 से 23 मदर से मिले, यानी हर इंसान के अंदर हम सब में 2 सेट क्रोमोसोम के हैं, ठीक। तो 23 प्लस 20, 23 हैप्लॉइड स्पर्म ओवम दोनों मिले जाइगोट, फिर हम बन गए डिप्लॉइड। तो कितने हो गए, 46। अब हम अपना बता रहे हैं, जैसे होमोलॉगस क्रोमोसोम, दोस टू क्रोमोसोम्स, वन फ्रॉम मदर, वन फ्रॉम फादर, which are similar, which have the genes for the same character, may or may not be of same trait, occupying the same loci, लोसाई भी कह सकते हैं, लोसियाई, ठीक। ये मैंने डेफिनेशन बोली। अब आप देखिए, आपने इसको तो 2 बार सुन लोगे, आप 10 बार सुन लो, अभी थोड़ी समझ में आएगी। जब मैं दूसरी बार जब मैं बोलूंगा अपने साल में, तब समझ में आएगी। नहीं बोले आपने तो कहा था 3 बार में समझ में आएगी, तो ऐसा कौन कहा था कि आप रिपीट कर करके यही सुनते रहो, ठीक। तो कुछ लोगों को आइडिया भी आया होगा तो वो वहीं रुक गए होंगे, चलो नहीं भैया आगे सुने। तो दोस टू क्रोमोसोम, अभी दूसरी बार काउंट नहीं करेंगे, इसी को रिपीट कर रहा हूं। दोस टू क्रोमोसोम, वन फ्रॉम मदर, वन फ्रॉम फादर, which have the genes for the same character, may or may not be of same trait, occupying the same loci. अब आपको क्या क्या समझ में आया इसमें, आपको कुछ बातें समझ में आ गई पक्का। दोस टू क्रोमोसोम बिल्कुल समझ में आ गए, which have the genes for the same, बिल्कुल समझ में आ गया। कैरेक्टर वाले ये नहीं आया, may or may not be of, समझ में आ गया। सेम, समझ में आया। ट्रेट, TRAIT, ट्रेट, फिर नहीं आया समझ में। ऑक्युपाइंग द सेम, समझ में आ गया। लोकाई, फिर समझ में नहीं आया। यानी 3 टेक्निकल वर्ड थे और तीनों ही नहीं समझ में आए। कौन से तीनों समझ में नहीं आए, ना तुम्हें कैरेक्टर वाला बात समझ आया, वो कैरेक्टर नहीं कि ही बियर्स गुड कैरेक्टर, हमारी टीसी पे लिखा रहता, वो वाला कैरेक्टर की बात है। तो कैरेक्टर समझ, जेनेटिक्स के हिसाब से कैरेक्टर का मतलब कुछ और होता है। तो कैरेक्टर नहीं समझ में आया, ट्रेड समझ में नहीं आया और लोकाई समझ में नहीं आया, बाकी पूरी समझ में आ गई। तो किसी काम की नहीं आई वो समझ में आना। अब हम एक एक पहले इन तीनों को वर्ड को समझे, उसके बाद फिर डिवीजन को मैं दोहराऊंगा दूसरी बार और फिर तीसरी बार। सबसे पहले बात करते हैं लोकाई। लोकाई का मतलब होता है जगह, लोकस, उसका प्लूरल है ये, लोकस, LOCUS, लोकस, ठीक। अब जैसे क्रोमोसोम यूं है, इस पे डीएनए, इस पे डीएनए। अब इस क्रोमोसोम पे मान लो इस जगह पर डीएनए में इस जगह पर एक जीन है, ठीक, तो ये कहलाएगा एक लोकस। यहां पर जो जीन है लोकस, ये एक अलग लोकस है, लोअर उसके ऊपर ये अलग लोकस है, ये अलग लोकस है, ठीक। हम क्या कह रहे हैं, एक मदर और एक फादर के जो क्रोमोसोम से
अगर वो होमोलॉगस क्रोमोसोम में तो उन पे सेम कैरेक्टर का जो जीन है वो एक ही लोकस पे होना चाहिए। यानी एक मदर का क्रोमोसोम, वो समझ लो ये फादर का क्रोमोसोम, एक मदर और एक ये फादर। ठीक, अब मान लो इस जगह पर एक जीन है, जो जीन यहां पर है, अगर वही जीन यहां पर मदर के क्रोमोसोम में भी और फादर क्रोमोसोम में जगह दोनों की सेम आ रही है, ये लोकस सेम है। ठीक, अगर एक यहां पर है जीन और दूसरा पैर पे घुटने की तरफ यहां पर, वो सेम नहीं है। लोकस सेम होना चाहिए, जगह सेम होना चाहिए, जीन्स एक ही जगह पर। एक जीन अगर यहां पर है तो दूसरे वाले क्रोमोसोम पर भी इसी जगह पे होना चाहिए, तो हम होमोलॉगस कहेंगे। अभी तो जगह समझे, अभी कैरेक्टर और ट्रेड समझो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टर? देखिए, द बेसिक फीचर ऑफ द स्पीशीज इज नोन एज कैरेक्टर। बेसिक फीचर of the species, man, I'm not talking about the individual, I'm talking about the species. The basic feature या basic nature of the species, the whole species is known as a character. जो पूरी स्पेशीज के जितने मेंबर हैं सब में कॉमन होगा। जैसे हम लोग हैं 7 बिलियन है हम लोग ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर कैरेक्टर वाले जीन सबके सेम है, 100% सेम कैरेक्टर पूरी दुनिया में। ठीक, उस कैरेक्टर को यूं समझें जैसे हम सब के अंदर आंख है, पूरी दुनिया में सबकी आंख है। ठीक, हमारी आंख का कलर है, पूरी दुनिया में सभी लोगों की आंख का कलर है। ठीक, हमारे बाल हैं, पूरी दुनिया में सभी आदमियों के बाल हैं। हमारे बालों का कोई कलर है, पूरी दुनिया में आदमियों के बालों का कुछ कलर है। हमारे पास ब्लड ग्रुप है, पूरी दुनिया में ब्लड ग्रुप है। हमारे पास इंटेलिजेंस है, पूरी दुनिया में सबके पास इंटेलिजेंस है। ये जो मैं बोल रहा हूं ये सब में है, इनको कहते हैं कैरेक्टर। आंख का कलर, बालों का कलर, बालों का टेक्सचर, ठीक है, ब्लड ग्रुप्स, ठीक, स्किन का कलर, ये जितने मैंने बोले ये सब के सब क्या है? कैरेक्टर, जो पूरी स्पीशीज में कॉमन है। यानी हम उसको दूसरी तरह से बोले तो हम यूं भी कह सकते हैं, पूरी दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ आप, जैसे मान लो हम ब्राजील के जंगल में खड़े हुए हैं, बैठे हुए वहां पर, अचानक एक एनिमल चलता हुआ आया, आपने देखा अरे एलिफेंट आ रहा है, तो भैया एलिफेंट ये तो ब्राजील का है, इंडिया का तो एलिफेंट नहीं है। तुम कैसे पहचाने कि ये एलिफेंट है? क्योंकि जिन कैरेक्टर को देखकर, जिन फीचर्स को देख के आपने कहा ये एलिफेंट है, आपने ये नहीं कहा बंदर है, आपने उसको एलिफेंट कहा, समझ जाओ पूरी दुनिया के एलिफेंट में वो कॉमन है। समझ गए ना? ये बड़े बड़े कॉमन होगा, उसी को देख के आप कहोगे एलिफेंट। वो जिसको देख के आपने कहा वो कैरेक्टर पूरी दुनिया के एलिफेंट में कॉमन है। आपने देखो अरे देखो बंदर, तो पूरी दुनिया के बंदरों में वो कैरेक्टर जिनको देख के आपने बंदर कहा, फीचर को देख के वो वही कैरेक्टर कहलाएगा उसके अंदर। आपने कहा अरे एक आदमी चला रहा है, तो जाहिर है आप जैसे ही दिख रहा होगा, इसलिए आपने कहा आंखें होंगी, यही होंगी, बीच में नाक होगी, या कान होंगे, बाल होंगे। अब यहां मत कहना कुछ लोग अंधे होते, बेटा एब नॉर्मल वालों की बात नहीं हो रही, पूरी नॉर्मल की बात हो रही। नहीं बोलो सो रहा है सब, कुछ लोगों के हाथ ही नहीं होते, तो क्या करें? हम तो नॉर्मल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, वो इसमें गड़बड़ हो गई तो हो गई उसके अंदर। ठीक, तो जिन फीचर्स को देख के आप कहते हो कि ये सब में कॉमन है, वो उसी को कहते हैं कैरेक्टर, और पूरी जाति में वो कैरेक्टर बिल्कुल सेम होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आंख का कलर सब में होगा, ब्लड ग्रुप सब में होगा। आप किसी से पूछिए आप उससे विच इज योर ब्लड ग्रुप, और सामने वाला अगर ये कहते आई डोंट हैव ब्लड ग्रुप, हाउ कैन, ऐसा कैसे हो सकता है आपका ब्लड ग्रुप? यू डोंट नो द ब्लड ग्रुप। आप ये कहिए कि आई डोंट नो द ब्लड ग्रुप, बट यू कैन नॉट से आई डोंट हैव ब्लड ग्रुप। ये तो कह ही नहीं सकते, ब्लड ग्रुप तो है, बस आपको पता नहीं होगा। ठीक, तो ये जो मैंने बताया ये सब के सब कौन से हैं? इनको कहते हैं कैरेक्टर। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल मैं और देता हूं। जैसे पूरी दुनिया में किसी का भी घर देख लो, मकान, हाउस, होम, किसी का भी घर देख लो, अगर वो घर है तो उसमें छत होगी, फर्श होगा, दीवारें होंगी, दरवाजे होंगे, खिड़कियां होंगी। पूरी दुनिया में करोड़पति से लेकर रोडपति तक का देख लो, झोपड़ी से लेकर महल देख लो, ये चीजें जरूर होंगी, सब में छत होगी। इनका कल आप हमारे घर पर आइए, बस अभी छत नहीं डली, प्लाट लेंगे, दीवारें उठा लेंगे तो फिर घर भी बन जाएगा। अभी क्या हवा में कला बना के रखा है? नेचुरली आपके पास मकान है तो फर्श, छत, दीवार, दरवाजे, खिड़कियां तो होंगी। तो दरवाजे, दीवार, छत ये मकान के कैरेक्टर हैं। पूरी दुनिया में किसी का ही मकान देख लो ये जरूर मिलेगा, लेकिन
मकान की छत अलग अलग हो सकती है, छत जरूर होगी। दरवाजे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, दरवाजा जरूर होगा। दरवाजा लकड़ी का हो सकता है, दरवाजा उसका लोहे का हो सकता है, दरवाजा फाइबर ग्लास का हो सकता है, दरवाजा किसी एल्युमिनियम का हो सकता है, ठीक, दरवाजा किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन दरवाजा जरूर होगा। तो ध्यान दो, दरवाजा कैरेक्टर है मकान का, और किस टाइप का दरवाजा है ये उसका ट्रेट है। हम कैरेक्टर में पूरी स्पेशीज सेम रहती है, ट्रेट अलग अलग हो सकते हैं। छत जरूर होना चाहिए, मकान है तो छत होगी, छत कैरेक्टर है, किस टाइप की छत है ये उसका ट्रेट है। छत कंक्रीट की भी हो सकती है, टीन की चादरें भी हो सकती हैं, उसमें टाइल्स भी हो सकते हैं, एस्बेस्टस की शीट भी हो सकती हैं, पत्थर की शीट्स भी हो सकती हैं, कपड़ा भी ताना जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, छत जरूर होगी। छत होना मकान का कैरेक्टर है, किस टाइप की छत है ये उसका ट्रेट है। आप समझ रहे मेरी बात को? ठीक, अब मकान को हटाओ, वापस यहीं पर आओ, ह्यूमन बीइंग, इसमें कैरेक्टर्स के ऊपर हम बात करें। ब्लड ग्रुप सबका होगा पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन में, यह कैरेक्टर है, किस टाइप का ब्लड ग्रुप है, बस यही तो ट्रेट है। ब्लड ग्रुप होगा यह कैरेक्टर, किसी का ए, किसी का बी, किसी का ए बी, किसी का ओ, किस टाइप का ब्लड होगा, ब्लड ग्रुप होगा, यह ट्रेट है। लेकिन कैरेक्टर, ब्लड ग्रुप का होना यह कैरेक्टर, पूरी दुनिया में चले जाओ ब्लड ग्रुप सबके पास होगा। ट्रेड के मामले में कई लोग सेम हो सकते हैं, कई लोग अलग हो सकते हैं, कई ए वाले मिलेंगे, कई बी वाले मिलेंगे, ए बी वाले मिलेंगे, ओ वाले भी मिलेंगे, कई लोग मिलेंगे। ठीक, तो ब्लड ग्रुप कौन से टाइप का ये ट्रेट है, और ब्लड ग्रुप जो है वो कैरेक्टर है। पूरी जाति का कैरेक्टर सेम होता है, ट्रेट हो भी सकते हैं और नहीं भी, ट्रेट सेम हो भी सकते हैं और नहीं। उसकी जगह पर हम तो आंख का कलर, आंख का कलर कैरेक्टर है, किस कलर की आंख है ये उसका ट्रेट है। अब पूरी दुनिया में आप सोचिए, ह्यूमन बीइंग के अंदर सिर्फ 5 कलर की आंखें हैं नॉर्मली, जो हम देखते हैं 5 हैं, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन और ग्रे, बस 5 कलर की आंखें हैं पूरी दुनिया। तो आंख का कलर होना यह कैरेक्टर है, किस कलर की आंख होना यह उसका ट्रेट है। कोई भी आदमी पूरी दुनिया में किसी भी महिला से शादी कर ले कोई भी आदमी किसी भी महिला से शादी कर ले, स्पेशीज तो सेम है, तो शादी तो कर ही सकता है। गोरे काले और रेस और उसका किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब स्पेशीज सेम है। ठीक, तो कोई भी आदमी किसी महिला से शादी कर ले, 5 कलर में से कोई एक कलर की आंख आई, क्योंकि जीन वही वाला है हमारी पूरी पॉपुलेशन के अंदर, हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा जीन नहीं है। ठीक, किसी ने, अब वायलेट कलर की आंख नहीं होती, ऑरेंज कलर की आंख नहीं होती, ठीक, रेड कलर की आंख नहीं होती। और जिसको तुम रेड कलर समझ रहे हो ना कि सर वो कभी कभी आंख आ जाती है, कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है, तो वो वाली जो आंख है, नहीं बेटे, जब कंजंक्टिवाइटिस होता है ना, तो हमारा व्हाइट वाला पार्ट रेड होता है, और जो बीच वाला पार्ट है वो रेड नहीं होता, वो वैसा का वैसे ही रहता है। तो आंख का कलर व्हाइट के जो बीच में दिख रहा है वो है आंख का कलर। तो ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन और ग्रे, 5 कलर का, दुनिया में छठे कलर का नहीं हो सकता। और अगर हो गया तो म्यूटेशन। क्लियर? माँ बाप की मानो साहब ब्लैक आई है और बच्चे की रेड हो गई, और रेड आई वाला बच्चा जैसे वो सोचो, चारों, अब कल्पना कीजिए, चारों तरफ व्हाइट और बीच में रेड, आप यही देख के डर जाओगे, ये कैसा? और जैसे ही बच्चे पे डॉक्टर साहब टपक गए, ये भगवान ये क्या आ गया, ड्रैकुला आ गया, ये कौन सा हॉरर शो शुरू हो गया हमारे हॉस्पिटल में, नर्स भी गिर पड़ी, डॉक्टर साहब गिर पड़े, महिला होश में आ गई, अरे ये क्या है भैया, ये कौन हमारे यहाँ पैदा हो गया, हे भगवान ये कौन सी आंखों वाला बच्चा आ गया। देख के ही लोगों डर के मारे दम निकल जाए, उसका म्यूटेशन से ऐसा हो सकता है। ठीक, लेकिन उससे लोग डरेंगे, उसकी क्या शादी होगी और क्या बच्चे होंगे, वो तो उसके साथ ही खत्म हो जाएगा वो कैरेक्टर। ठीक, वायलेट कलर की आंख नहीं है, ऑरेंज कलर की आंख नहीं है, आप जितने कलर सोच लो इनके अलावा है ही नहीं, ये टोटल मिलाकर। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर हमने उस पर डिस्कवरी चैनल पे हमने वहां देखा था, इसको एक आदमी की ये वाले कलर की आंख, तो बात पूरी यूनिवर्सल चल रही है, ये एक आदमी की बात चल रही है। अगर वो सब के अंदर होती तो वो डिस्कवरी चैनल पे क्यों दिखाते हैं? इसका मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज में हो रही, वो एक्सेप्शन के ऊपर बातें नहीं हो रही, यूनिवर्सल चल रही है बातें। ठीक, तो
आंख का कलर 5 है, तो आंख का कलर कैरेक्टर, किस कलर की आंख, ये ट्रेट है। ठीक। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस क्या है, सबके पास है, ये क्या है, कैरेक्टर। ठीक। कितनी है, कम है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, भयंकर ज्यादा है या भयंकर कम है, खुदा ना करे, ये क्या है, ट्रेट। इंटेलिजेंस होगी कम ज्यादा, ये उसका ट्रेट है। ठीक। बालों का कलर, कितने कलर के बाल देखे होंगे आप, एक तो आपने मेरा ही काउंट कर लिया होगा जबरदस्ती के अंदर। बालों का कितने होते हैं, ब्लैक बाल, ब्लैक, ब्राउन, थोड़े से रेडिश भी होते हैं, रेडिश भी होते हैं। और चौथे वाले कौन से होंगे, नहीं व्हाइट नहीं, चौथे वाले होंगे गोल्डन ब्लॉन्ड, जिसको कहते हैं गोल्डन। ठीक। बस 4। सर वो व्हाइट को क्यों काउंट नहीं करा, बेटा इन चारों में से कोई भी कलर जाएगा तो व्हाइट हो जाएंगे। व्हाइट नॉर्मल नहीं है, व्हाइट एब नॉर्मल। जब मेलानिन जो उसमें कलर देने वाला पिगमेंट है, जब वो लूज होगा तो ब्लैक बाल भी व्हाइट होंगे, ये व्हाइट हो गए, ब्राउन भी व्हाइट होंगे, गोल्डन भी व्हाइट होंगे, और वो अगर रेडिश है तो वो भी व्हाइट होंगे। तो ये कलर पैदाइशी नहीं है, ये कलर बाद में चेंज हुआ है। तो हर कलर जो है बाद में व्हाइट हो जाता है जब मेलानिन उसमें पिगमेंट नहीं रहते। तो हम 4 ही कलर काउंट करेंगे, व्हाइट को काउंट नहीं करेंगे। तो पूरी दुनिया में बालों का कलर जरूर होता है। ठीक। लेकिन किस कलर के बाल होंगे, ये ट्रेट है, और बालों का कलर जो है कैरेक्टर है। ठीक। बालों का टेक्सचर कैसे होंगे, अब आपने देखा होगा बालों का, कुछ लोगों के बिल्कुल सीधे बाल होते हैं, बिल्कुल, कुछ के मेरी तरह थोड़े से करली होते हैं, माइल्ड करली, और कुछ भयंकर हेवी करली होते हैं। वो क्या होते हैं, वो ब्रायन लारा या वो होते हैं ना जो साउथ अफ्रीकन या वो अफ्रीकन वेस्ट इंडीज वाले, ये उठाया ये वहीं वहीं रह गए, पता चला 5 साल से कटिंग नहीं हुई है, वो वहीं रखे हुए हैं पूरे घूमे हुए। ठीक। क्रिस गेल टाइप। ठीक। तो ये वाले बाल जो है ना वो भी कर ले। तो ये 3 तरह के बाल, पूरे टेक्सचर दुनिया में यही आएगा, या तो सीधे होंगे या हल्के से कर लिए होंगे या भयंकर कर लिए होंगे। कभी आपने ऐसे बाल देखे यूं तीर निकले हुए हैं, किसी को दिया खींच के सामने वाले को छील के निकल गए। ठीक। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, है ही नहीं, जी नहीं गया तो कहां से आएंगे वाले बाल। बात समझ में आ गई आपको कि कैरेक्टर और ट्रेट के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। स्किन का कलर कैरेक्टर है, किस कलर की स्किन है, ब्लैक है, निग्रो वाली है, या थोड़ा लाइट है हम लोगों जैसी है, या बिल्कुल वो जो बिल्कुल ही गोरे लोग होते हैं वहां पर नॉर्थ पोल की साइड में उन जैसी है, कैसे, मतलब ये अलग अलग कलर हो सकता है, लेकिन कलर होना ये कैरेक्टर है। अब मैं दूसरी बार दोहराता हूं। ठीक। अब ये दूसरी बार दोहरा, homologous chromosome, those 2 chromosomes, one from mother, one from father, which have the genes for the same character, which have the genes for the same character, may or may not be of same trait, occupying the same loci. समझ में आ गई बात कि एक ये मदर का क्रोमोसोम है और एक ये फादर का 46 है। तो अब वो 46 पूरे यूं पड़े हुए हैं, हमने यूं उठाया उनमें से, और उठाने के बाद हम किसको होमोलॉगस बोलेंगे, जिन 2 क्रोमोसोम के एक ही जगह पर, लोग का समझ लो, एक ही जगह पर जिन 2 क्रोमोसोम के उनके ऊपर सेम कैरेक्टर के जीन्स होना चाहिए। ट्रेट सेम हो भी सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर सेम होना चाहिए। हम उन क्रोमोसोम को बोलेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम। जैसे कहीं कोई आदमी मंदिर में गया या मस्जिद में गए, जहां भी, ठीक, जूते बाहर उतार के चले गए। अब जब लौट के आए तो वहां पे जूतों का ढेर, एक बच्चा खेल रहा था, बच्चे ने पूरे जूतों का ढेर लगा दिया। अब 23 लोग अंदर गए थे, 23 लोग, तो जूते कितने पड़े हुए हैं, 46। अब बेटा उन पूरे 46 में से जूते का जोड़ा बनाओ। तो आपने अपना एक देख लिया, अब बेटा इसकी दूसरी कॉपी निकालो तो क्या देखोगे, उसका कलर देखोगे, मेक देखोगे, नंबर देखोगे, कितनी चीजें तो मिलाओगे। बिल्कुल उसी तरह से 46 क्रोमोसोम पड़े हुए, आपने एक उठाया, अब मदर का है फादर का छोड़ो, अब इसकी बेटा दूसरी कॉपी उठा के देखा। अब उन 45 में से जो दूसरी कॉपी उठाओगे तो क्या देख के उठाओगे कि उनमें एक ही जगह पर एक ही कैरेक्टर के जीन्स होना चाहिए। कैरेक्टर ट्रेड सेम हो कोई बात नहीं, ट्रेड अलग हो कोई बात नहीं, लेकिन कैरेक्टर सेम होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब जैसे एग्जांपल के तौर पर एक क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम है, यहां पर लिखा है ब्लड ग्रुप का जीन बनना है। मदर के क्रोमोसोम लिखा है ब्लड ग्रुप का जीन, यहां पे दूसरे में फादर के उसमें लिखा हुआ है ब्लड ग्रुप का जीन। ये दोनों कराएंगे होमोलॉगस। अब इसमें एक में लिखा हुआ है ए ब्लड ग्रुप, दूसरा करा है बी ब्लड ग्रुप, होने दो, कैरेक्टर तो सेम है, ब्लड ग्रुप के है ना, ट्रेड अलग अलग है, कोई बात नहीं। हो सकता है दोनों कह रहा हूं ए यानी कैरेक्टर भी सेम ट्रेड भी सेम, और एक कह रहा हो सकता है ये कह रहा हूं कैरेक्टर सेम लेकिन ट्रेड अलग, दोनों बातें पॉसिबल है। ये कह रहा हूं ब्लैक आई और ये कह रहा हूं ब्राउन आई, लेकिन आई तो कह रहे हैं,
कलर ही तो कह रहे हैं, ये कहलाएंगे होमोलॉगस। अब वो कह रहे हैं दोनों ब्लैक आई और ब्राउन आई, कुछ भी कह सकते हैं उसके अंदर, ठीक है, लेकिन कैरेक्टर से हो जाइए। अब एक कह रहा है यहां पर आंख का कलर, और आपने दूसरा एक 45 में 45 में से एक को उठाया, और जो ये कह रहा है कि बालों का कलर, अब ये कह रहा है आंख का कलर ब्राउन, उधर वाला कह रहा है बालों का कलर ब्राउन। अतः भैया ब्राउन मत देख, ट्रेट नहीं मैच करना है, मैच क्या करना है, कैरेक्टर। तो इसमें कैरेक्टर अलग है, इसका कैरेक्टर अलग है। इसको समझने के लिए हम दूसरी बात करें, फिर से वही एग्जांपल हमारा पुराना वाला, वो मकान वाला। एक बड़े हॉल में मीटिंग चल रही, बहुत से लोग बैठे हैं हॉल में, सेमिनार जैसा, तो लोग बहुत अलग अलग प्रोफेशन के लोग बैठे हैं। तो एक आदमी बैठा हुआ था, उसने उस बराबरी वाले से पूछा, भाई तुम क्या काम करते हो? तो उसने कहा, यार मैं दरवाजे बनाता हूं। अरे मैं भी दरवाजा बनाता हूं। कैरेक्टर सेम हो गए, दरवाजे दोनों बना रहे हैं, मैं दरवाजा बनाता हूं। अरे मैं भी दरवाजा, अच्छा तुम कौन सा दरवाजा? मैं लकड़ी का बनाता हूं। अच्छा मैं लोहे का बनाता हूं। कैरेक्टर सेम हो गए, ट्रेड अलग अलग हो गए, लेकिन ये दोनों होमो और बराबरी में बैठे हैं तो होमोलॉगस हो गए, ठीक। फिर उसने पूछा, भाई क्या काम करते हो? दरवाजा बनाता हूं। तुम? मैं भी दरवाजा बनाता हूं। यार वेरी गुड। किससे? लकड़ी को। अरे मैं भी लकड़ी का बनाता हूं। तो कैरेक्टर भी सेम हो गए, ट्रेड भी सेम हो गए, अभी भी होमोलॉगस क्रोमोसोम है, क्योंकि कैरेक्टर का सेम होना जरूरी है, ट्रेड का नहीं। अब एक ने कहा, दो बैठे हुए थे, भाई क्या काम करते हो? मैं दरवाजा बनाता हूं। आप? अच्छा मैं तो छत डालता हूं। तो यार अपन दोनों यहां क्या कर रहे हैं बैठे हुए? आसान है, कैरेक्टर ही बदल गए ना। अरे अपन दोनों यहां क्या कर रहे हैं? फिर एक आदमी ने, वो जो दरवाजा बनाता उसने आवाज लगाई पूरे लोगों ने, अरे भैया कोई वो है क्या दरवाजा बनाने वाला कोई है? तो वो दोस्त चला, हाँ यार मैं हूं। अरे तुम क्या बैठे हो यार, इधर आओ ना यार, यहाँ बैठेंगे यार, साथ में बैठेंगे, अपन दोनों होमोलॉगस है। भाई तू भैया कोई छत वाला है? हाँ यार हम इधर बैठे हुए हैं यार, जबरदस्ती नॉन होमोलॉगस बने हुए। हाँ यार मैं भी यहाँ नॉन होमोलॉगस था, ये भी गया और मजा कर उसके बैठ गया, ये दोनों होमोलॉगस हो गए। अब ये दोनों होमोलॉगस हो गए, पहले दोनों नॉन होमोलॉगस थे। क्लियर? ठीक। होमोलॉगस क्रोमोसोम का अब तीसरी बार डिवीजन बोल रहा हूं, ठीक। आई होप कि अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे। दोस टू क्रोमोसोम, वन फ्रॉम मदर वन फ्रॉम फादर, व्हिच हैव द जीन्स फॉर द सेम कैरेक्टर, may or may not be of same trait, occupying the same loci. Is that clear? पूरी बात समझ में आ गई आपको? होमोलॉगस क्रोमोसोम किसे कहते हैं? अच्छा नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम को डिफाइन करो। नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम और हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम, मुझे यकीन है कि आप 100% डिफाइन कर लोगे। दोस टू क्रोमोसोम, वन फ्रॉम मदर वन फ्रॉम फादर, व्हिच हैव द जीन्स फॉर द डिफरेंट कैरेक्टर। आप तो यही बोल दो, डिफरेंट कैरेक्टर, दरवाजा छत, आंख का कलर बालों का कलर, ब्लड ग्रुप इंटेलिजेंस, हर अलग। तो विच हैव द जीन्स फॉर द डिफरेंट कैरेक्टर। अच्छा अब ट्रेड बोलने की जरूरत ही नहीं है, जब कैरेक्टर अलग हो गए तो ट्रेड तो अलग होंगे ही। ये कोई तो कहेंगे, भाई मैं मकान बनाता हूं, मैं दरवाजा बनाता हूं, मैं छत डालता हूं। अच्छा तुम कौन सी छत? अरे भैया छत कौन सी डालता है उसको छोड़, तुम दोनों कैरेक्टर में ही अलग हो तो ट्रेड तो अलग होंगे, निकल लो। समझ गए ना? तो those two chromosomes which have the genes for the different character occupying the same loci, they are known as non-homologous chromosome और heterologous chromosome। तो homologous हो गए, heterologous हो गए। अच्छा अब इस जगह पर एक और चीज आती है, इस कंडीशन को समझो। भाई आप क्या काम करते हो? दरवाजे बनाते हो। आप क्या काम करते हो? मैं भी दरवाजे बनाता हूं। दोनों साथ बैठे हुए हैं, कैरेक्टर सेम, और जगह भी सेम। और फिर किस चीज के बनाते हो? यार मैं लकड़ी के बनाता हूं। अच्छा यार मैं भी लकड़ी के बनाता हूं। सेम कैरेक्टर, सेम ट्रेट, सेम जगह, होमोलॉगस क्रोमोसोम पर है। इस कंडीशन को कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन, बात को समझना क्या कहा, बहुत आसान हो चुका है अगर आपने मेरी पूरी बातें समझ ली, बेहद आसान हो गया, सब कुछ ग्राउंड मजबूत हो गया, ठीक। दोस्त अब हम कह सकते हैं होमोजाइगस कंडीशन क्या कहेंगे? इट इज अ कंडीशन विच विल गिव यू एन आइडिया दैट, क्या कह रहे हैं उसके अंदर, द टू homologous chromosome are having the genes for the same character and same trait occupying the same loci। क्रोमोसोम में वो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम जिनके अंदर कैरेक्टर भी सेम हो, ट्रेट भी सेम हो और एक ही जगह पर हो, उस कंडीशन को कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन। कंडीशन कहलाएगी होमोजाइगस। और अब इसी के अंदर हम एक दूसरी कंडीशन देंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस में आप क्या करोगे? जीन्स फॉर द सेम कैरेक्टर बट डिफरेंट ट्रेट, ब्लैक आई, दरवाजे, लकड़ी, होमोजाइगस कंडीशन। दरवाजा, लकड़ी, लोहा, हेट्रोजाइगस कंडीशन। ब्लड ग्रुप ए होमोजाइगस, ब्लड ग्रुप ए बी हेट्रोजाइगस।
बात समझ में आ रही है? लेकिन होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कंडीशन होमोलॉगस क्रोमोसोम के लिए यही होगी, क्योंकि कैरेक्टर तो दोनों में सेम चाहिए ही चाहिए ना। अलग क्या हो सकता है? ट्रेट सेम भी हो सकता है और ट्रेट अलग भी हो सकता है। अच्छा, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में एक वर्ड कॉमन है। अगर इस जगह पर देखो, मैं लिख के समझाता हूं आपको उसके अंदर। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, इस जगह पर जाइगस वर्ड कॉमन है। होमो और हेटेरो अलग है, जाइगस वर्ड दोनों में कॉमन है। अब इस जाइगस का मतलब जानते क्या होता है? जाइगस मतलब होता है पेयर्ड। जाइगस मतलब होता है पेयर्ड, जोड़ीदार। अब होमोजाइगस का मतलब हुआ एक जैसे जोड़ीदार, और हेटेरोजाइगस मतलब होता है अलग अलग टाइप के जोड़ीदार। अब दूसरी इस पे ध्यान दीजिए, मैं कौन सा वर्ड बनवा रहा हूं, आप देखिए इंपॉर्टेंट। हम कहना चाहते हैं जोड़ीदार नहीं है, अनपेयर्ड हैं। वर्ड बना सकते हो, पहली क्लास में हमने ये वाली बात करी थी, आई होप कि शायद आप बना लोगे मेरा ख्याल। अजाइगस, जाइगस मतलब पेयर्ड, ए लगा दिया, अनपेयर्ड। अच्छा, बच्चा क्या बोलता है? एक जोड़ीदार। एक जोड़ीदार क्या मतलब? जोड़ीदार ही हो गए बिना जोड़ीदार के। अरे तो एक बोलो ना, बिना जोड़ीदार की जगह पे क्या एक है? तो अगर एक है तो अनपेयर्ड है, तो उसको क्या कहेंगे? एजाइगस। और आपको पता है एजाइगस वर्ड कहां यूज होता है? हमारे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में। जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम, अपनी बॉडी का ब्लड वगैरह पढ़ेंगे, तो वहां पे आर्टेरियल सिस्टम, वीनस सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, ये सब पढ़ेंगे। वहां पर एक वेन पढ़ेंगे हम, वेन्स जो ब्लड को आर्गन से लेकर हार्ट की तरफ जाती हैं। तो वो जो, और आर्टरी हार्ट से ब्लड लेके जाती हैं। तो जो वेन्स होती हैं, वेन, एक वेन का नाम है, सुनना बड़ा मजेदार, अजाइगस वेन। वेन का नाम है अजाइगस वेन। और आप सोचिए, वो इधर से, यहां से चलकर और यहां पे आती है, नीचे इंफीरियर वीना कावा से चलती है और सुपीरियर वीना कावा में खुलती है। अब मुझसे मत पूछना भी इंफीरियर वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा क्या होते हैं, या अभी बियॉन्ड द स्कोप यहां के लेंगे, बाद में पढ़ेंगे, ठीक। तो ये क्योंकि इस साइड और इस तरफ नहीं है, केवल राइट साइड में, लेफ्ट साइड में नहीं है, तो ये पेयर नहीं हुई ना, अनपेयर्ड हुई, नाम ही रख दिया उसका अजाइगस वेन। और अब मजेदार बात यह है, एग्जाम में क्वेश्चन आया, 3-4 बार आ चुका कि विच ऑफ द, होल्ड करना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनपेयर्ड वेन। क्वेश्चन आया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनपेयर्ड वेन। अब जब क्वेश्चन आया अनपेयर्ड वेन कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनपेयर्ड। अब बच्चा सोच रहा है, यार मेरे नोट्स में तो लिखा है, मेरे बड़ा स्ट्रांग नोट्स हैं मेरे पास, यार लिखा था है कि है क्या, कौन सी अनपेयर्ड है। अब वो ये सोचा है नोट्स में क्या लिखा है, और मेरा स्टूडेंट नोट्स के बारे में सोचता भी नहीं है, उसको मालूम है कि आंसर कहां से निकलेगा। अब उसके मान लो ऑप्शन है, ये मैंने उसको लिख दिया, जैसे उसमें पहला ऑप्शन है, चलो एक यही लिख दिया, हेपेटिक वेन्स, ठीक है, हेपेटिक वेन्स। दूसरा मैंने लिख दिया रीनल वेन्स, ठीक। तीसरा मैंने लिख दिया गोनेडियल वेन्स, ठीक। और चौथा लिख दिया अजाइगस वेन, ठीक, अजाइगस वेन। अब बच्चा सुनो यार, हेपेटिक वेन, रीनल वेन लिखा तो है, नोट्स में तो है। अब आप सोचिए, जब नोट्स में दिया हुआ है और तुम्हें एग्जामिनेशन हाल में याद नहीं आया, तो तुम्हारे नोट्स वेस्ट हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन हाल में तो दिमाग ही जाता है, दिमाग में होना चाहिए बस, अगर दिमाग में नहीं है तो सब बकवास है, ठीक। तो अब इसको कैसे, अब बच्चा ये सोच रहा है हेपेटिक वेन ये लिवर से आती है, 2 है, पेयर्ड है। रियल वेन किडनी से आती है, पेयर्ड है। गोनेड वेन, गोनेड से टेस्टिस ओवरी, ये भी पेयर्ड है। अजाइगस वेन उसको मालूम नहीं, बोले अजीब सा नाम यार, अजाइगस ये कैसा नाम है भाई, रीनल, हेपेटिक, गोनेडियल, गैस्ट्रिक, ये नाम समझ में आते हैं, अजाइगस। और मेरे स्टूडेंट क्या होगा, आप क्या करोगे, अजाइगस, ये तो खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मैं अनपेयर्ड हूं। अगर मैं अजाइगस की जगह पर डी ऑप्शन में ये लिखा हुआ होता, सोचिए आप, डी ऑप्शन में यहां पर अजाइगस की जगह पर ये लिखा होता अनपेयर्ड वेन, ऑप्शन ही होता डी ऑप्शन अनपेयर्ड वेन, तो आप क्या कहते, क्या पागल आदमी है यार, किसने क्वेश्चन बनाया, आंसर ही लिख दिया, पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनपेयर्ड वेन और नीचे लिखा है अनपेयर्ड वेन, तो अजाइगस वेन का मतलब ही तो यही होता है।
और जब मैं आपको वीनस, जब मैं आर्टिकल सिस्टम पढ़ा रहा हूं अपनी बॉडी का, उस वक्त जब मैं आपको बताऊंगा तो आप इसको एंजॉय करोगे। तो जाइगस मतलब पेड़, इसको याद कर लोगे तो आगे चीजें और भी आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए हम दूसरी वाली बात करते हैं। तो ये होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस आप समझ गए कि ऐसी कंडीशन जिसमें कैरेक्टर भी सेम हो और ट्रेड भी सेम हो, तो हम कहते हैं होमोजाइगस। ब्लैक आई, ब्राउन आई, ब्लू आई, करली हेयर, स्ट्रेट हेयर, सब हो गया ना। तो ब्लड ग्रुप ए या बी। और हेटेरोजाइगस मतलब हुआ दोनों का कैरेक्टर सम होगा, ट्रेट अलग अलग होंगे। इस कंडीशन को क्या कहेंगे? हेटेरोजाइगस कंडीशन। ब्लैक आई, ब्राउन आई। अब उसमें कौन सी दिखेगी? एक तरफ ब्लैक, एक तरफ ब्राउन। जो दिखेगी वो डोमिनेंट कहलाएगी। उनमें से कोई एक दिखेगा, ऐसा नहीं कि एक ब्राउन आ गया एक ब्लैक आ गया ना। एक्सेप्शनली कभी पूरी दुनिया में किसी एक दो कलर हो जाए तो हो जाए, ठीक, बहुत बड़े डिस्कवरी चैनल पे दिखा देंगे। लेकिन अदरवाइज दो कलर की, मदर और फादर के दो कलर की आंखें आपके दो कलर की नहीं आएंगी, उनमें से कोई एक आएगा। जो आएगा वो डोमिनेंट कहलाता है और जो नहीं आया वो रिसेसिव कहलाता है। यानी दब गया, दो में से वो दब गया, बस डोमिनेंट ही आया। ठीक है, तो डोमिनेंट उस हिसाब से। तो हेटेरोजाइगस ब्लैक हेयर और ब्राउन हेयर, तो उसमें किसी एक कलर के आएंगे, ब्लैक हेयर आ गए तो ब्राउन वाले दब गए। ठीक, तो कहने का मतलब वो कंडीशन क्या कहलाएगी? हेटेरोजाइगस। तो होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब होमोजाइगस में एक वर्ड यूज करते हैं हम, आइडेंटिकल जीन्स। आइडेंटिकल जीन्स, ये लिखा हुआ भी दिखा देता हूं। ये आइडेंटिकल जीन्स का मतलब क्या होता है? बस आप खुद समझ जाओ। होमोजाइगस कंडीशन में जो जीन्स थे ना उस कैरेक्टर के, वो वही आइडेंटिकल है। जीन्स फॉर द सेम कैरेक्टर एंड सेम ट्रेट, आपको पाएंगे सेम लोग का है। जीन्स फॉर द सेम कैरेक्टर एंड सेम ट्रेट, वो जीन्स जो एक ही कैरेक्टर और एक ही ट्रेट के होते हैं, उन्हीं जीन्स को कहते हैं, क्या कहते हैं उनको? आइडेंटिकल जीन्स। और अगर जीन्स फॉर द सेम कैरेक्टर और डिफरेंट ट्रेट हो तो आप क्या नाम रखोगे? मेरा ख्याल है आपने अंदाजा लगा दिया होगा, आप उसका नाम रखोगे नॉन आइडेंटिकल जीन्स। यही दोगे ना, नॉन आइडेंटिकल जीन्स। अगर कोई आपसे कहे नॉन आइडेंटिकल्स को उसको डिफाइन कीजिए, आप क्या कहेंगे? जीन्स फॉर द सेम कैरेक्टर बट ऑफ डिफरेंट ट्रेट। ठीक, और हर इंसान में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के दो ही जीन्स आते हैं, एक मदर से एक फादर से। जैसे आंख का कलर एक मदर से आएगा ब्लैक का, फादर से भी मान लो गया ब्लैक का। तो आंख के कलर यानी कैरेक्टर के लिए दो ही ट्रेड के जीन्स हैं, और यहां पर दोनों ट्रेड सेम हो गए। इधर से ही ब्लैक आया, इधर से ही ब्लैक आया, तो बच्चे की ब्लैक ही होंगे। लेकिन इधर से ब्लैक आया, इधर से ब्राउन आया, तो हम क्या कहेंगे? जीन्स फॉर द सेम कैरेक्टर, ब्लैक ब्राउन दोनों, जीन्स फॉर द सेम कैरेक्टर। कैरेक्टर तो सेम है लेकिन उसके ट्रेड अलग अलग है, इनको कहेंगे नॉन आइडेंटिकल जीन्स। नॉन आइडेंटिकल जीन्स के लिए एक अलग से कैरेक्टर माना जाता है, ध्यान दो, उसका नाम बहुत मजेदार है। उसको क्या कहते हैं? एलील्स। एलील्स, ये सब लिखे हुए हैं, मैं अलग से भी लिख रहा हूं। ठीक, एलील्स। और अब ये कभी किसी से पूछो ना व्हाट इज एलील, आप यकीन मानिए जब मैं खुद पढ़ रहा था 11th में, तो मुझे जो टीचर्स ने समझाया होगा, तो शायद मैं, टीचर ने तो समझा दिया होगा, टीचर तो सभी अच्छे होते हैं, तो उन्होंने मुझे समझाया होगा, लेकिन मैं ही बेवकूफ था, मेरी समझ में नहीं आया उस वक्त, तो मैं समझ नहीं पाया क्या चीज थी। ठीक, तो एलील का मतलब नॉर्मली किसी भी बच्चे से पूछो तो वही बोलेगा जीन्स फॉर द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो हमने, मान लो टीचर ने आपसे कहा जीन्स फॉर द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर एलील, तो मैम ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर से मतलब क्या है? कंट्रास्टिंग, जी 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 जी, लेकिन क्या, चुप रहो, ज्यादा स्मार्टनेस मत दिखाना। कंट्रास्टिंग, समझ में आ रहा? जी जी, पूरा समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया, मैं पूरा समझ में आ गया। ठीक, हम वहीं ढेर हो जाएंगे और मुंह से आवाज ही नहीं निकलेगी और बात खत्म हो गई, समझ में ही नहीं आया। ठीक, मैं अपना ही तजुर्बा बता रहा हूं, आप समझ जाओगे क्या हुआ होगा, लेकिन टीचर तो टीचर होता है। ठीक, तो उन्होंने मुझे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बस ये बोल दिया। फिर मैं खुद जब और एमएससी और जब कुछ किया उस जमाने में, और बाद में जब पढ़ाने लगा तब मेरी समझ आया कितनी आसान चीज को कितना मुश्किल करके रखा हुआ है। एलील तो आप पहले से समझ चुके, जीन्स फॉर द सेम कैरेक्टर बट ऑफ डिफरेंट ट्रेट। तो आप डिफरेंट ट्रेट को कंट्रास्टिंग बोल दो, डिफरेंट ट्रेट को कंट्रास्टिंग बोल दो। पूरे जैसे आंख के कलर के
टोटल मिलाकर, कैरेक्टर तो आंख का कलर एक है, तो टोटल मिलाकर आंख के ट्रेट के कितने जीन्स हैं इस पूरी स्पेशीज में, होमोसेपियंस के अंदर कितने हैं? 5 कलर, 5 ट्रेट है हमारे पास। एक ब्राउन का ट्रेट है, ब्लैक का ट्रेट है, ब्लू का ट्रेट है, ग्रीन का ट्रेट है और ग्रे का ट्रेट है। बस यही ट्रेट है हमारे पास 5 कलर के, उससे नहीं। और किसी भी आदमी 5 तो बढ़िया जाएंगे ट्रेट, क्रोमोसोम तो 2 ही आते हैं मदर और फादर से एक एक करके, 23 पेयर्स होते हैं बस। तो जाहिर है हमारे पास जो जीन्स आएंगे दोनों तरफ से, वो हर कैरेक्टर के 2 ही जीन्स आएंगे। वो दोनों जीन्स 2 अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं। हेटेरोजाइगस कंडीशन में एलील हेटेरोजाइगस कंडीशन है, और एलील उन जीन्स को कह रहे हैं जिनकी वजह से वो कंडीशन बनी, यानी जीन्स फॉर द सेम कैरेक्टर बट ऑफ डिफरेंट ट्रेट। इन जीन्स को कहेंगे एलील और इस कंडीशन को कहेंगे हेटेरोजाइगस। जीन्स फॉर द सेम कैरेक्टर एंड सेम ट्रेट, इस इन जीन्स को कहेंगे आइडेंटिकल जीन्स, और इस कंडीशन को जिसके अंदर ये आइडेंटिकल जीन्स दिख रहा है उसको होमोजाइगस कंडीशन कहेंगे। ठीक है, तो होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, आइडेंटिकल जीन्स, एलील्स, समझ गए। और हर आदमी में मैक्सिमम 2 ही एलील हो सकते हैं, पूरी पॉपुलेशन में कितने भी एलील हो, लेकिन अब एलील मतलब जितने एक कैरेक्टर के जितने ट्रेट समझ लो उतने ही एलील। आंख के कलर के 5 ट्रेट हैं, समझ लो 5 एलील हैं, हर इंसान में मैक्सिमम 2 आएंगे। अब मेरी आंख का कलर जो है ना, पता नहीं, ध्यान नहीं है, शायद ब्लैक ही है, तो ब्लैक है तो मेरे पास जो है ब्लैक वाला। हो सकता है मैं होमोजाइगस ब्लैक हूं, मदर फादर दोनों तरफ से ब्लैक ब्लैक मिलाओ। हो सकता है मैं हेटेरोजाइगस ब्लैक हूं, एक तरफ से ब्लैक एक तरफ से ब्राउन मिलाओ। मुझे याद भी नहीं आ रहा है मम्मी पापा की आंखें कैसी थी, बदकिस्मती से मेरे मदर फादर दोनों ही नहीं है, बड़ी बड़ी बदकिस्मती की बात होती है कि पेरेंट्स ना हो। ठीक, तो मुझे याद नहीं आ रहा उनका, तो मैं होमोजाइगस भी हो सकता हूं और हेटेरोजाइगस भी हो सकता हूं। ठीक, तो आंख के कलर के लिए मैक्सिमम 2 ही आ सकते थे बस, हर कैरेक्टर के लिए। ब्लड ग्रुप जैसे ए या ए बी या ए ओ या बी ओ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक कैरेक्टर के 2 ही जीन्स आते हैं। क्लियर? एलील हो गया, आइडेंटिकल जीन्स हो गया, होमोजाइगस हो गया, हेटेरोजाइगस हो गया। अब एक वर्ड यूज करते हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप। फिर अब एक और याद करेंगे, कैरियोटाइप। क्या मतलब है इसको समझिए, जीनोटाइप और फिनोटाइप। अब ये लिखा हुआ दिखाया, तो ये देखो, ये जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब क्या हुआ, और एक और ये साथ भी लेते हैं, और ये फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप, अब इसको, इससे पहले कि मैं इसको समझाऊं, मैं आपसे एक दावा करता हूं, क्लेम कर रहा हूं, यू हैव टू प्रूव मी रॉन्ग। मेरे जैसा आदमी दुनिया में आज तक नहीं पैदा हुआ, बिलियंस लोग पैदा हो गए और मर गए, मेरे जैसा आदमी आज तक पैदा नहीं हुआ, और मेरे जैसा आदमी आज भी 7 बिलियन में कोई नहीं है, और मेरे जैसा आदमी आगे भी भविष्य में नहीं आने वाला आज की नॉलेज में। न भूतो न भविष्यति, न पास्ट में, न प्रेजेंट में, न फ्यूचर में। मैं एक अकेला पीस हूं, पृथ्वी पर बस एक ही बार आया, मैं गया तो खेल खत्म। आप सुनोगे भयंकर आदमी को घमंड है, क्या प्राउड है यार वाला, तमीज नाम की कोई चीज है क्या? नहीं, अपने आप को समझ क्या रहा, यानी हिस्ट्री में एक ही बार, वंस इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ, मैं एक ही बार आया हूं बस। फिक्र मत करो, ये आप सब पे भी लागू होता है। आप ही एक ही पीस हो बस, नमूने, अच्छा नमूने कहेंगे बड़ा मजा आएगा। आप ही एक ही पीस हो, एक ही नमूने हो, आप जैसा ना पहले कभी था ना है ना होगा। लोग बोलते ना दुनिया में एक जैसे 7 लोग होते हैं, सब बकवास बात है, ये सब कहने की बातें। एग्जैक्टली कोई भी सिमिलर नहीं होता। आप अपने आप को देख ले, कोई सिमिलर, आप क्लास में आकर देख लो, स्कूल में देख लो, एक जैसा कोई नहीं है। अरे आप अपने माँ बाप जैसे एग्जैक्टली नहीं है। हाँ, आपको देख के अंदर लगा लेंगे अच्छा उनके बेटे हो, ये अंदाजा लगा लेंगे, लेकिन एग्जैक्टली आप उनकी कॉपी नहीं हो। तो मेरे जैसा आदमी क्यों एक जैसे अलग दिख रहा है? सब अलग दिखते हैं, सबको सब अलग है। क्यों अलग है? हम सब इसलिए अलग है, एक दूसरे से अलग अलग क्यों दिखते हैं? क्योंकि हम सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा हुए, और जब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो स्पर्म और ओवम मिलेंगे, और जब स्पर्म फादर का और ओवम मदर का जब मिलेगा, तो मिलने से पहले स्पर्म फादर के टेस्टिस में बनेगा और स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, फीमेल के अंदर मदर की ओवरी में oogenesis होगी,
और जब स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis होगी तो फिर वहां पर जो डिप्लॉइड सेल हमारी पूरी बॉडी की थी, वहां पर डिप्लॉइड सेल मियोसिस करके हैप्लॉइड बनेंगी। 23 क्रोमोसोम आए ना, लेकिन जो सेल जिसने उनको बनाया वो 46 क्रोमोसोम वाली थी। 23 ओवम में आए ना, लेकिन जिस सेल ने बनाया वो 46 क्रोमोसोम वाली थी। जो स्पर्म जब चलती है तो जो मदर सेल होती है स्पर्म बनाने वाली, उसको कहते हैं स्पर्म मदर सेल। फिर उससे बनते हैं, माइटोसिस होती है पहले, सेम नंबर क्रोमोसोम, स्पर्मेटोगोनिया, फिर उसका साइज बढ़ जाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ऐसे यहां पर ओवम मदर सेल, oogonia, फिर उसका साइज बढ़ गया प्राइमरी oocyte। ये सब के सब डिप्लॉइड थे। फिर हुई मियोसिस, और जब मियोसिस होती है तो 46 क्रोमोसोम में से 23 इधर जाते हैं और 23 इधर जाते हैं, और जाने से पहले उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। जाने से पहले उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। और क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है? मदर फादर के जो वो फादर के अंदर जो क्रोमोसोम थे उनमें, और मदर के अंदर जो क्रोमोसोम थे उनमें। फादर के टेस्टिस में 46 क्रोमोसोम जो थे उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। आप समझ रहे हैं? फादर के पास 46 क्रोमोसोम किसके थे? 23 दादा के थे, 23 दादी के थे। उन क्रोमोसोम के बीच में ऐसे करके क्रॉसिंग ओवर होगा। कौन से क्रोमोसोम के बीच में? होमोलगस के बीच में होगा क्रॉसिंग ओवर। यूं करा इधर से, जैसे यूं मैं अब करके नहीं दिखा सकता यहां पर, जैसे मैं यूं खड़ा हुआ हूं, ये मतलब फादर का क्रोमोसोम ये, और ये मदर क्रोमोसोम, अब ये दोनों को वो मतलब दादा का और दादी का क्रोमोसोम, और उनके बीच में क्रॉसिंग होगा। यहां जोड़ेंगे, फिर यहां से ये टूट के उस पर जुड़ जाएगा, ये टूट के इस पर जुड़ जाएगा। क्रॉसिंग ओवर इसी को कहते हैं। इसी मदर के अंदर जब ओवरी में oogenesis चलेगी और प्राइमरी oocyte डिवाइड करके सेकेंडरी oocyte बनाएगा, जैसे यहां सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाया था, oocyte बनाएगा, तो नाना और नानी के जो क्रोमोसोम थे मदर के अंदर वो क्रॉसिंग ओवर करेंगे और जीन्स इधर से उधर जाएंगे। होमोलगस क्रोमोसोम रहेंगे, वही होमोलगस क्रोमोसोम, लेकिन इधर के आर्म टूट के उस पर, उसकी आर्म टूट कर इस पर, और उसके बाद जब वो आपस में मिलकर आएंगे तो आप सोचो कितने लोगों के कैरेक्टर्स हमको पास मिलके आएंगे। आप सोचिए, उसमें पिताजी के भी कैरेक्टर्स आएंगे, मम्मी के भी आएंगे, दादा के भी आएंगे, दादी के भी आएंगे, क्रॉसिंग ओवर किया ना, और नाना के भी आएंगे और नानी के भी आएंगे। 6 लोगों के जब आपको कैरेक्टर्स मिलेंगे, आप कहां दिखने वाले हो उन जैसा? आप सबसे अलग देखो, लाखों कॉम्बिनेशन हो सकते हैं एक ही आदमी से, लाखों। बच्चे थोड़ी होते हैं, 2 ही बच्चे होते हैं आजकल, ठीक, लाखों हो सकते हैं कॉम्बिनेशन, और एक दूसरे से मिलते जुलते फिर भी नहीं होंगे। तो जब बच्चा पैदा होता है हम कहते हैं, और देखो उसका आंखें जो हैं मम्मी की तरह गई हैं, और नाक जो है पिताजी की तरह है, और बाल जो है दादाजी की तरह हैं, मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऐसा करके अपन बोलते हैं ना उनको देख के, क्योंकि 6 लोगों के कैरेक्टर। और आप कितनी इंटरेस्टिंग बात है, आप सोचिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि 6 लोगों के कैरेक्टर्स हमारे अंदर है। यानी हमारे अंदर ये कोई स्पिरिचुअल बातें नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल प्योर साइंटिफिक बात कर रहा हूं। आप सोचिए हमारे अंदर 6 लोग अभी भी जीवित है हमेशा। मेरे दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा सब तो मेरे पास हैं, क्योंकि जो 23 क्रोमोसोम मैंने रिसीव किए हैं फादर से, वो 23 तो क्रॉसिंग ओवर करके मेरी दादा और दादी की क्रॉसिंग ओवर करके मुझे मिले थे ना, मेरे नाना नानी क्रॉसिंग ओवर करके मुझे मिले थे ना। तो मेरे पास तो 6 लोगों का कैरेक्टर है। हम सब में, हम सब के एंसेस्टर्स, पूर्वज हमेशा रहते हैं और हर सेल में है। मेरे मम्मी पापा हर सेल में हैं, वो यहां फिजिकली नहीं है लेकिन मेरी हर सेल में है। मेरा दादा दादी नाना नानी हर सेल में। वाई क्रोमोसोम तो मेल में होता है, तो मैंने अपने फादर से रिसीव किया। वाई क्रोमोसोम की लाइन तो प्योर लाइन होती है। मेरा फादर को कहां से मिला था? मेरे दादा से। दादा कहां से मिला था? उनके पिताजी से। उनके पिताजी से खानदानी चल रहा है वाई क्रोमोसोम। कितने पूर्वज मुझ में समाये बैठे हैं। ये कोई स्पिरिचुअल लेक्चर नहीं हो रहा, कोई धार्मिक प्रवचन नहीं चल रहा कि सब मोह है, माया है, बाकी मिथ्या है, यहां पे आया है, ऐसा थोड़ी चल रहा है। साइंटिफिक बता रहा हूं मैं आपको, एक एक रीजन साइंटिफिक दे रहा हूं, ठीक। इसलिए हम एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं होते। जिस स्पर्म और ओवम से मैं बना, वो स्पर्म ओवम दोबारा यूज ही नहीं हो सकता, कि वो स्पर्म तो मुझ में यूज हो गया, ओवम मुझ में यूज हो गया, जाइगोट बना, जाइगोट से मैं बन के आ गया। अब मेरे जैसी कॉपी बनाने के लिए आपको फिर वही पापा का वही स्पर्म चाहिए और मम्मा का वही ओवम चाहिए। वो कहां से लाएंगे? वो तो मैं बन चुका। और जब मैं बन गया तो फिर मेरा जो जीनोटाइप, जेनेटिक मेकअप है, ऐसा पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं। कैरेक्टर तो वही रहे, ट्रेट बदल गए। आम टूट टूट की तरह गई थी ना, तो कैरेक्टर थोड़ी बदले थे, ट्रेट बदले थे। और ट्रेट जब बदल जाते हैं तो हम बिल्कुल अलग कॉपी के अंदर आते हैं। तो हमारे पास हमारा खुद का कुछ नहीं है, जीनोटाइप हमारा है।
इसी को कहते हैं जीनोटाइप। जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल, हर आदमी का, पूरी स्पेशली 7 अरब लोग, सबका अपना अपना जीनोटाइप है, सबका जेनेटिक मतलब जो ट्रेट और कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन मेरे पास है, ऐसा मेरे ब्रदर के पास भी नहीं है, क्योंकि मेरा ब्रदर अलग स्पर्म और अलग ओवम से मिलके बना है, उसके पास भी नहीं हो सकता। हाँ, 2 आइडेंटिकल ट्विंस जब होते हैं कि एक स्पर्म एक ओवम मिले, जाइगोट, मान लो ये लड़का बनने वाला है और बीच से वो सेल डिवाइड करी जाइगोट की, और डिवाइड करने के बाद सब दोनों सेल अलग हो गए, तो दोनों फिर माइटोसिस से डिवाइड हो रहे हैं। भाई ये बनने से पहले मियोसिस हुई थी ना, अब तो माइटोसिस होगी, तो वो 46 हो गया, तो माइटोसिस चला 2 लड़के बन गए, दोनों एग्जैक्ट कॉपी होंगे, या 2 लड़कियां बन गई, दोनों एग्जैक्ट कॉपी होंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन कुल बुला गया होगा, सर कभी कभी 2 ट्विंस होने के बाद भी नहीं मिलते जुलते, वो कैसे हुआ होगा? 2 स्पर्म 2 ओवम 2 जाइगोट, दोनों लड़के भी हो सकते हैं, दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं, और एक लड़का और एक लड़की भी हो सकता है, यहां पर एक लड़का एक लड़की हो सकता है, और दोनों एक दूसरे की कॉपी नहीं होंगे, क्योंकि दोनों के स्पर्म अलग है, दोनों के ओवम अलग है। 2 लड़के होकर भी नहीं मिलते जुलते होंगे, 2 लड़कियां होकर भी नहीं मिलते जुलती होंगी, और एक लड़का और एक लड़की तो वैसे भी नहीं मिलेंगे। इनको क्या कहते हैं? डाइजाइगोटिक ट्विंस। और एक ही से होता है मोनोजाइगोटिक। ये क्या है? डाइजाइगोटिक ट्विंस। ये वाले क्या थे? आइडेंटिकल ट्विंस। ये कहलाते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। और ये बिल्कुल उतने मिलते जुलते होंगे जितने अलग अलग वक्त में पैदा हुए भाई भाई या भाई बहन। 2-3 साल के बाद एक भाई हुआ, 3 साल पहले एक भाई हुआ, दोनों के स्पर्म और ओवम अलग अलग थे, दोनों जितने मिलते जुलते होंगे इस वक्त ये वाले भी वैसे मिलेंगे। क्यों? वो 3 साल के गैप की वजह से एक ही बार मिल गए, और इनको ट्विंस कर, ठीक। अदरवाइज आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ दे तो कोई किसी की कॉपी नहीं होता। तो जो मेरे पास जीनोटाइप है, ये जीनोटाइप मेरा अपना है। ऐसा जीनोटाइप पहले भी किसी का नहीं रहा, आज भी नहीं और आगे भी नहीं हो सकता। मेरा बेटा मेरे जैसा दिखता है, लेकिन मेरी एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो सकता। मेरी एग्जैक्ट कॉपी कैसे बन जाएगा उसके अंदर? वो भी तो स्पर्म और ओवम से मिलकर बना है। तो यूं कहूं कि मेरे टेस्टिस के अंदर जब स्पर्म चली होगी, तो मेरे दादा, मेरे पिताजी और मेरी मम्मा, उन दोनों क्रोमोसोम में क्रॉस ओवर हुआ। मेरी वाइफ के अंदर ओवम बनने से पहले उसके मम्मी और पापा का क्रॉस ओवर, क्रोमोसोम का क्रॉस ओवर हुआ, और उसके बाद जब मेरा बेटा बना तो उसके अंदर उसके दादा के, दादी के, नाना के, नानी के, मम्मी और पापा के सबके बेटा है। वो क्यों मेरे जैसा दिखेगा? एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो सकता। हाँ, काफी कुछ मिलता जुलता हो सकता है। तो ये आप ना किसी को दे सकते हैं जीनोटाइप, और ना किसी से ले सकते हैं, ठीक। ये आपका अपना है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने क्या कहा? मेरे जैसा भविष्य में भी नहीं हो सकता। सर वो क्लोन तो हो जाते हैं ना, क्लोन पे हम आगे की साइड में थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। क्लोन हो सकता है, यहां की सेल निकालें, ठीक, और ये तो स्पर्म ओवम नहीं है, और ये हेप्लाइड भी नहीं है, डिप्लॉइड, और इसको लेके अगर डेवलप कर ले तो दुरानी एक और खड़ा हो जाएगा, वो बिल्कुल मेरे जैसी कॉपी होगा। उसी को कहते हैं क्लोन। कैसे बनता है ये आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में, दूसरी या तीसरी अगली क्लास के अंदर पढ़ लेंगे, ठीक। तो क्लोन जो है वो बन सकता है। तो फिर सारा जब आप क्लोन बना सकते हैं आपका, तो आपने ये क्यों कहा भविष्य में नहीं बन सकता? मेरा जैसा पीएफ थोड़ी करेगा, मेरे जैसा दिख सकता है, लेकिन मेरे माँ बाप के पास तो वो होगा नहीं, माँ बाप तो है ही नहीं। उन्होंने मेरी परवरिश करी, उन्होंने मुझे संस्कार दिए, जैसे भी उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट दे सकते थे उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करी। मैं गांव में पढ़ा लिखा, तो गांव में टाटपट्टियों पे, तो वो गुरु जो जिनकी वजह से आज मैं इस काबिल हो गया, तो वो गुरुदेव वो तो मिलेंगे ही नहीं, उन्होंने जो संस्कार दिए वो तो मिलेंगे ही नहीं, ठीक। तो वो मेरे जैसा बिहेव थोड़ी करेगा। अगर आपने उसको अमेरिका में पैदा कर लिया, तो वो हो सकता है मुझे देख के कभी कहे, ओल्ड मैन यू लुक लाइक मी, हु आर यू? वो मेरे जैसे दिख सकता है। हो सकता है वो एस्ट्रोफिजिक्स कर ले या कोई और स्पेस साइंटिस्ट बन जाए। वो ज़ोलॉजी नो, आई डोंट लाइक ज़ोलॉजी, मैं नहीं पढ़ता, तो मेरे जैसा बिहेव क्यों करेगा, ठीक। और अगर आपने स्कूल ही नहीं भेजा, तो गांव में खड़े होकर खेत पे गाना गा रहा होगा, मेरे देश की धरती सोना हो बोले, ठीक। कोई ज़ोलॉजी पढ़ा देगा क्या? तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्लोन बना सकते हो, लेकिन मेरे जैसा बिहेव नहीं कर सकते। तो जो मेरा जीनोटाइप, जेनेटिक मेकअप मेरे पास आया है, ठीक, ऐसा किसी के पास नहीं। और जो आपके पास है ऐसा किसी के पास नहीं। आपका अपना है, आपकी खुद की, वो समझ लो जो कुछ भी है बस वही है आपका, ठीक। सॉरी, तो जेनेटिक मेकअप की बात हो, इसको कहते हैं जीनोटाइप, हर एक का अपना। अब आया फिनोटाइप। व्हाट इज फिनोटाइप? एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप, फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप इज फिनोटाइप। फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप इज नोन एज फिनोटाइप।
बस इसी को फिनोटाइप कहते हैं। जो दिख रहा है ये फिनोटाइप है, लेकिन ये जिन जीन्स की वजह से दिख रहा है वो जीनोटाइप है। हम सबका जीनोटाइप अलग है, तो नेचुरली हम सबका फिनोटाइप अलग है। हम एक दूसरे को देख रहे हैं, अरे हम सब तो अलग अलग दिख रहे हैं, तो आप देख क्या रहा हूं, फिनोटाइप देख रहा हूं, जीनोटाइप थोड़ी देख रहा है, सेल के अंदर जीन थोड़ी दिख रहा है। इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मकान और मकान का नक्शा, लेआउट प्लान। मकान, जैसे आप अपना मकान बनाओ, खुदा करे आप अपना खुद का मकान बनाओ, ठीक। आपने आर्किटेक्ट को बुलाया, जरा बताइए, जरा नक्शा बनाओ। उसने आपको बताया कि देखिए साहब यहाँ पर आपका नक्शा देखा, आप लेआउट प्लान देख रहे हो, यह आपका मेन गेट होगा, यहाँ पे आपके चौकीदार खड़े हुए होंगे, फिर आपकी गाड़ी यहाँ से आएगी, बड़ी सी गाड़ी, और ऐसे लॉन में से लहराती हुई और ऐसे करती हुई लॉन में से आएगी, और ये बड़ा पोर्च होगा, यहाँ 6-7 गाड़ियाँ एक साथ खड़ी हो सकती हैं। फिर आपका दरबान आएगा, वहाँ पर आप उतरेंगे, फिर अंदर साथ बड़े हाल में दाखिल होंगे, इधर बेडरूम होगा, इधर लिविंग रूम होगा, इधर आपका स्विमिंग पूल होगा, ये गार्डन होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे डॉक्टर बने ना बने ये हो जाए बस, कुछ लोग दिमाग में यही चल रहा हुआ, डॉक्टर बने ना बने बस ये सपना पूरा हो जाए, सर आप जो कुछ कह रहा हो यही चल जाए, ठीक है। तो आपने सब कुछ बताया उसने, ये ठीक, ये मकान का नक्शा है। अब आपने क्या करा, आपने पूछा ये क्या है, ये क्या बनाएंगे, यहाँ क्या है। उसने कहा, इस आर्किटेक्ट ने बोला सर ये यहाँ पर आपका स्विमिंग पूल होगा। ओके चलो नहालू मैं, जी मैं इस स्विमिंग पूल में नहालू। अरे पागल आदमी, ये नक्शा है, ये स्विमिंग पूल नहीं है। स्विमिंग पूल तो इसका फिजिकल एक्सप्रेशन होगा, यानी ये जो नक्शा है वो जीनोटाइप है, मकान का नक्शा जीनोटाइप, खुद मकान फिनोटाइप। अभी जो देख रहे हो ये मकान देख रहे हो ये फिनोटाइप है, और इसके अंदर जो कुछ इसकी वजह से हुआ है वो जीनोटाइप है। और जीनोटाइप से फिनोटाइप होता है या फिनोटाइप से, मतलब मकान के नक्शे से नक्शा पहले बनाते हैं फिर मकान बनाते हैं, मकान बनाने के बाद थोड़ा के नक्शा बनाते हैं। जाहिर है मकान का नक्शा यानी जीनोटाइप, जीनोटाइप से फिनोटाइप होता है, फिनोटाइप से जीनोटाइप नहीं होता। समझ, आप ये नहीं कर सकते उसको देख के ये क्या है, लॉन है चलो पानी डालो, अरे पागल आदमी इसे पानी थोड़ा डालना है, ये तो जीनोटाइप है, लेट इट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फिनोटाइप। ठीक समझ में गया। तो सब हम एक दूसरे का क्या देख रहे हैं, मकान। सबके मकान अलग क्यों है, सबका फिनोटाइप अलग क्यों है, क्योंकि सबका जीनोटाइप अलग है। तो पूरी स्पीशीज में हर इंडिविजुअल का अपना जीनोटाइप होता है, अपना फिनोटाइप होता है। पूरी स्पीशीज का कॉमन नहीं होता, अपना अपना है सबका। आप मम्मी पापा सब अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक। और अब इस वक्त के लिए एक और चीज आती है, आखिरी चीज से पहले, कैरियोटाइप। ये मैं लिखा हुआ ही दिखाया था, कैरियोटाइप। कैरियोटाइप क्या है, कैरियोटाइप बहुत इंटरेस्ट। कैरियोटाइप क्रोमोसोमल मेकअप, जीनोटाइप आपने कहा था जेनेटिक मेकअप, इसमें क्या कर रहा है, क्रोमोसोमल मेकअप ऑफ द होल स्पेशीज, पूरी स्पेशीज का एक ही, ठीक। अब मतलब क्या हुआ, मेरे पास 46 क्रोमोसोम है, आपके पास 46 है, और ट्रम्प के पास भी 46 होंगे, मोदी जी के पास भी 46 क्रोमोसोम, सबके पास 46, शाहरुख खान के पास भी 46 ही क्रोमोसोम होंगे, सबके पास। अगर मेरा क्रोमोसोम ऐसा दिख रहा है 10वें नंबर का, तो सबका 10वां नंबर कैसे दिखा। मेरा बाई क्रोमोसोम अगर ऐसा दिख रहा है, ऊपर उसकी 2 आर्म छोटी होती है, बाई क्रोमोसोम की 2 आर्म नीचे बड़ी होती है, अगर दिख रहा है तो पूरी दुनिया में सबका ऐसे ही दिखेगा। स्ट्रक्चर सबका एक जैसा होता है, क्रोमोसोम का बिल्कुल एक जैसा होता है, पूरी स्पीशीज का एक ही क्रोमोसोमल मेकअप होता है, ठीक। तो हम उसको क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल मेकअप को कैरियोटाइप। तो कैरियोटाइप किसका होता है, पूरी स्पीशीज का एक ही होता है, लेकिन जीनोटाइप सबका अपना अपना होता है, ठीक। अब कैरियोटाइप समझ में आ गया। और अब आखिरी चीज जिसकी वजह से इतनी लंबी कहानी चली, क्या, जीन पूल। पूरा इतना समझाने के बाद में हो सकता है आप भूल ही चुके हो कि हम पढ़ने वाले क्या थे, ठीक। हमने कहा था द मेंबर ऑफ स्पीशीज हैव गॉट अ कॉमन जीन पूल इन विच जीन फ्लोज फ्रीली, ये कहा था ना। आइए अब जीन पूल देखते हैं। जीन पूल क्या है, टोटल नंबर ऑफ जीन्स विथ ऑल देयर एलील्स। जीन्स के टोटल नंबर मतलब जितने कैरेक्टर हैं उतने जीन्स, और हर कैरेक्टर के जितने ट्रेट हैं यानी जितने उनके एलील हैं वो भी काउंट करो। तो टोटल नंबर ऑफ जीन्स विथ ऑल देयर एलील्स टुगेदर फॉर्म ऑफ द होल स्पेशीज टुगेदर फॉर्म अ पूल दैट इज नोन एज जीन पूल। पूरी स्पेशीज, हम 7 बिलियन, पूरे लोग 7 बिलियन लोग, सबके जितने जीन्स हैं और उनके जितने ये सब मिलकर एक तालाब बनाते हैं। अपन किसी से कहें चलो भैया देना, ये लो, सबने जीन्स डाल दी, तालाब बन गए। अगर अपन उसको उल्टा करके कहें कि जब ईश्वर ने सोचा कि मुझे ह्यूमन बीइंग बनाना है, तो सोचा कौन कौन सा कैरेक्टर का जीन्स डाल दूं, तो उसे पूरे कैरेक्टर्स का कि आंख भी दूंगा, आंख का कलर भी दूंगा, आंख का साइज भी दूंगा, बाल भी दूंगा, बालों का साइज भी दूंगा, इंटेलिजेंस भी दूंगा, ठीक, और ये ब्लड ग्रुप भी दूंगा, सब कुछ पूरे।
पहले तो कैरेक्टर, फिर उसे जाओ आंख के कलर के कितने देते हैं, चलो 5 देते हैं, तो एक चलो भैया तुम ये आंख के कलर का गुच्छा है, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन, ग्रे, चलो बोले इसको चलो यूं बनाओ, ठीक, चलो ये आंख का कलर। अब आंख के कलर के 5 एलील उसमें पड़े हुए, बोले आ जाओ बालों कलर तो देंगे कैरेक्टर, तो कौन कौन से कलर देते हैं, ब्लैक देते हैं, ब्राउन देते हैं, रेडिश देते हैं और ब्लॉन्ड देते हैं, 4 कलर के। चलो ये बनाया गुच्छा, चलो ये पटको ये हो गया। ऐसे करते हुए उसने पूरे कैरेक्टर के जीन्स बना और ढेर लगा दिया, तालाब बन गया। फिर उन्होंने बुलाया, आवाज लगा, ए दुर्रानी इधर आओ, मेरी आत्मा को रूह उस वक्त जो होगी इधर आओ, लो अब इसमें से अपने 2-2 हर एक में से 2-2 लेके चले आओ, ठीक। तो मैंने उसमें 2-2 निकाले हर एक में से, क्योंकि मदर फादर से आने लगा, और जैसे लिए तो उसके बाद दुर्रानी बन गए, उसी तालाब से आए। और अब इसीलिए मैंने कहा हम उस तालाब की बूंदे हैं, 7 अरब बूंदे हैं हम उस तालाब की, ठीक है, 7 अरब बूंदे हैं। इसलिए कोई भी आदमी पूरी दुनिया में किसी महिला शादी कर ले, रहेगा तो ये बूंद उधर बूंद गई, उधर की बूंद इधर गई, रहेगा तो उसी तालाब में ना, उसके बाहर तो नहीं जा रहे, तालाब में तो रहेंगे, ठीक है। तो सही कहा ना, टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन द होल पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज विद ऑल देयर एलील इज नोन एज जीन पूल, ठीक है। जीन पूल समझ में गया। इतनी से वर्ड को समझाने के लिए मैंने इतना टाइम ले लिया, ठीक, लेकिन आपको कंसेप्ट बनवा दिए। अब यहां पे एक मजेदार चीज है, आपका अपना खुद का क्या है, जीनोटाइप, जो आपका अपना, किसी का नहीं, मम्मी पापा से भी हटके। आपका अपना क्या है, फिनोटाइप, फिनोटाइप भी आपका अपना, ठीक है। जब जीनोटाइप आपका है तो फिनोटाइप भी आपका। 2 मकान अलग अलग नक्शे के हो तो दोनों मकान अलग अलग दिखते हैं, लेकिन एक कॉलोनी में सभी मकान एक जैसे दिखने लगते हैं, क्योंकि सबके नक्शे सेम है, तो फिर ऊपर से स्ट्रक्चर भी सेम दिखने लगता है, ठीक। तो जीनोटाइप आपका अपना है, फिनोटाइप आपका अपना है, लेकिन कैरियोटाइप और जीन पूल पूरी स्पीशीज का कॉमन है। अब इसको याद कैसे करेंगे, अब अगली क्लास में मैं कभी भी पूछूं तो आप घर में ही बैठ के चिल्लाना, ये वाली बात। जिसे मैंने कहा मेरा क्या लागे, अभी कुछ मत चिल्ला, अभी सुनना, मेरा क्या लागे, बिल्कुल ऐसा स्पिरिचुअल अंदाज में जैसे कि वो चल रहा है, समझ लो कोई प्रवचन चल रहा है। मेरा भक्तों मेरा क्या लागे, जीनोटाइप, और क्या लागे, फिनोटाइप। अच्छा तेरा क्या लागे, सर जीनोटाइप, और क्या लागे, फिनोटाइप। अच्छा सर तेरा कह रहा हूं, हम तो आप करके बात करते हैं, तो यहाँ पे ये आप करने की कोई जरूरत नहीं है, हम ये कहेंगे श्री श्री 1008 श्री मान आपका क्या लगता है, उससे बेहतर है सीधे बात तेरा क्या लगता है, याद करना है यार, काम को कोई इज्जत विज्जत करना किसी चीज की। तो मेरा क्या लागे, जीनोटाइप, और क्या लागे, फिनोटाइप, तेरा क्या लागे, जीनोटाइप, और क्या लागे, फिनोटाइप, अपना क्या लागे। और जब मैं कहूं अपना तो समझ लो पूरी स्पीशीज, अपना क्या लागे, आप क्या कहोगे, कैरियोटाइप, और क्या लागे, जीन पूल। अब आप घर बैठ के चल लो, मेरा क्या लागे, और क्या लागे, तेरा क्या लागे, और क्या लागे, अपना क्या लागे, और क्या लागे, जीन पूल। अब मैं एक बार दोहरा दूं, मेरा क्या लागे, जीनोटाइप, और क्या लागे, फिनोटाइप, तेरा क्या लागे, जीनोटाइप, और क्या लागे, फिनोटाइप, अपना क्या लागे, कैरियोटाइप, और क्या लागे, जीन पूल। बेटा यहां तक मैंने आपको जीन पूल के बारे में बता दिया और स्पीशीज के कैरेक्टर बता दिए, ठीक है। ये जेनेटिक्स वाला पार्ट यहां का नहीं था, कहीं और के लिए यूज किया है, लेकिन आपके मैंने कंसेप्ट बना दिया है ताकि हम आगे की साइड में इनका इस्तेमाल करें तो आपको पता रहे, ठीक है। यहां पर आपको वो जो पैकेज मैंने दिया था वो पूरा भी हो गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम इसके आगे टाइप्स ऑफ स्पीशीज, साइंटिफिक नेम्स, जो उनके रूल्स हैं उनके ऊपर पढ़ेंगे, और टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप और उन चीजों के ऊपर बात करेंगे। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा, इसको अच्छी तरह से समझ लें, ठीक है। बाकी फिर हम बाद में देखते हैं उसके अंदर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।